जी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये लैब हम 50% सॉफ्टवेयर बेस करेंगे। उसमें थोड़ी सी मजबूरी हमें इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त हमारी लैब्स ऑनलाइन हो रही हैं, और बाकी हम कोशिश ये करेंगे कि जिस वक्त आप आईएसटी आना शुरू हो जाते हो इंशाल्लाह, तो थोड़ी सी हार्डवेयर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स भी हम करें, कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स हम बनाना सीखें। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें आप लोगों ने जो आपकी ओवरऑल लैब की वेटेजेस होंगी वो डिवाइड होंगी आपकी लैब परफॉर्मेंस पे, जो कि आपने विद इन लैब ड्यूरेशन सबमिशन करानी होगी जिसकी अभी जब तक तो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तब तक लैब परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से आप करोगे कि जो भी मैटलैब बेस्ड सिमुलिंग बेस्ड आप काम करोगे वो आपने 1:30 तक उसकी सबमिशन करनी होगी। ठीक है, मतलब उसका जो क्लोजिंग आवर्स हैं लैब परफॉर्मेंस के वो 1:30 तक अलाउड है आपको। उसके अलावा आप लोगों की आपने लैब रिपोर्ट्स जमा करानी होंगी। लैब रिपोर्ट्स जो हैं वो हर मैनुअल के एंड पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स गिवन होंगे जो आप लैब के टाइमिंग्स ख़त्म होने के बाद करोगे। ठीक है, तो उस लैब रिपोर्ट जो लैब रिपोर्ट की सबमिशन है वो इमीडिएटली बिफोर नेक्स्ट लैब, यानी कि उसके लिए आपके पास 1 हफ़्ता होगा। हमारी लैब चूँकि हर वेडनेसडे को 11 बजे शेड्यूल्ड है, तो बाय ट्यूसडे नाइट 12 o'clock या 11:59 PM तक आप लैब रिपोर्ट सबमिट करा सकते हो। ठीक है, तो लैब परफॉर्मेंस आपने ड्यूरिंग लैब आवर्स सबमिट करनी है और लैब रिपोर्ट आपने विद इन 1 वीक सबमिट करनी है। और जिस वक्त आपकी क्लासेस इस तरह से होंगी कि जब आप आईएसटी आ जाओगे तो उस वक्त लैब परफॉर्मेंस की कोई सबमिशन नहीं होगी, फिर सिर्फ आप मुझे लैब के दौरान काम करके दिखा दिया करोगे और मैं अपने पास नोट कर लिया करूँगी कि स्टूडेंट ने कौन सा टास्क या कौन सा ट्यूटोरियल परफॉर्म कर लिया है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे आप लोगों की तरफ से जवाब चाहिए, क्या यहाँ तक बात यस क्लियर मैम। है? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके अलावा तीसरी एक चीज़ होगी जो कि आप लोगों ने, चूँकि यहाँ पे लैब स्कीम है तो आपको अंदाज़ा होगा, ओपन एंडेड लैब्स। ठीक है, उसमें आपको बहुत एक रफ सा मैनुअल दिया जाएगा जिसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी जो कि आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन वो एक्सपेक्ट ही किया जाएगा कि आप इनको समझ के खुद से परफॉर्म करो। ठीक है, तो वो आपकी 2 होंगी ओपन एंडेड लैब्स और उनकी कुछ वेटेज ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द लैब्स। और जो चौथी चीज़ है जिसके ऊपर आपकी वेटेज डिफाइन होगी वो होगा एक प्रोजेक्ट जो कि हार्डवेयर बेस्ड होना चाहिए, और मैं उसके बारे में कुछ आइडियाज़ आपको विद इन दिस वीक कुछ फ्लोट कर दूँगी। एमएस टीम्स के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूँगी जिसमें हार्डवेयर बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स के टाइटल्स होंगे और आप लोगों ने उनको ग्रुप्स में करना होगा। ठीक है, बट प्रेफरेबली नॉट मोर देन 3 स्टूडेंट्स पर ग्रुप, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और फिर 3 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होगा उसका काम भी ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो टोटल ये 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपकी वेटेज जो है वो डिसाइड होगी। हर जो क्राइटेरिया है, यानी कि लैब रिपोर्ट होगी, लैब परफॉर्मेंस होगी, उसकी अपनी कितनी वेटेज है वो भी इंशाल्लाह आपको इसी वीक में पता लग जाएगा। ठीक है, एएमएस के ऊपर भी अपलोड हो जाएगा और मैं टीम्स के ऊपर भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। मैनुअल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बाय मंडे मिल जाया करे, बेशक वो सॉफ्टवेयर बेस्ड लैब हो या हार्डवेयर बेस्ड लैब्स हो। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग जो बेशक हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उसमें या फिर हम लैब में मौजूद होकर क्लासेस कर रहे हैं, टाइम का ख्याल रखो। अगर आप टाइम का ख्याल नहीं रखोगे तो आई एम सॉरी, फिर मुझे फिर आप मतलब मुझसे अटेंडेंस के जो है ना उसके लिए मेरे पीछे पीछे बिल्कुल भी नहीं फिरना आप लोगों ने, क्योंकि आई एम सॉरी कि मैं अटेंडेंस के ऊपर आप लोगों को एंटरटेन नहीं करूँगी। ठीक है, आप लोग टाइम पे आओ, आप लोगों को पता है कि लैब के टाइमिंग से आए, आप लोग माशाल्लाह थर्ड ईयर आप लोगों का शुरू हो चुका है, तो अटेंडेंस का ख्याल आप लोगों ने खुद रखना है, टाइम का ख्याल आप लोगों ने खुद रखना है। ठीक है, और उसके अलावा ठीक है, और कोई सवाल जो आप लोगों की तरफ से हो, अगर कोई है तो आप लोग मुझसे पूछो, नहीं तो फिर हम उसके बाद अपनी लैब शुरू करेंगे। मैम जो ये लैब परफॉर्म जो हम करेंगे, आपने उसका जी 1:30 तक टाइम दिया है ना, तो मैम जी, कभी कभी होता है कि अब मेरा थोड़ा लैपटॉप स्लो है, तो अगर मैं ठीक मैट है। लैब भी खोलूँगी और साथ ये भी करूँगी तो अपलोडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा अपलोडिंग टाइम इंक्रीज कर दें लैब अच्छा, परफॉर्मेंस। अब जो तो ये प्रेजेंट लैब है ना, उसमें तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि मुझे प्रोबेबली वैसे ही एक्सटेंड करना पड़े 1 या 2 दिन, क्योंकि कुछ लोगों के पास मैट लैब मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आज की लैब के लिए तो ऐसा हो जाएगा।
लेकिन जो आपने बात की कि अपलोडिंग के लिए टाइम इंक्रीज कर दें, तो आपकी तो इस लैब के फ़ौरन बाद एक क्लास है, तो फिर आप अपलोडिंग कैसे करोगी क्लास लेते हुए? जी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने मुझे इसका जवाब देना है कि अपलोडिंग आप कैसे करोगे जबकि आपकी अगली एक क्लास हो रही होगी तो? मैं वही सोच रही हूँ। इसके बाद हमारी मेरे ख्याल से 2 क्लासेस हैं। जी, और वो मतलब 1:30 पे प्रॉब्ली आपकी लैब खत्म होगी, तो उसके फ़ौरन बाद अगली क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है? ये आप कर सकती हो कि आप जिस वक़्त मैटलैब पे कुछ काम कर रही हो, तो आप उसको अपना टीम्स को बेशक बंद कर दो, ठीक है? और आप सिर्फ़ क्योंकि मैंने तो बेसिकली आपको डेमोंस्ट्रेट करना है ना, वो जो कि 30 या 40 मिनट्स तक डेमोंस्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मौजूद तो ज़रूर होंगी, लेकिन फिर मैं आपके सिर्फ़ सवालों के जवाब दूँगी। जैसे आपको जहाँ पे कहीं पे मसला आता है, ठीक है? आप मैनुअल पढ़ के काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको मसला आता है, मैं वहाँ पे आपको हेल्प आउट करूँगी। पहली 1-2 लैब्स में आपको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आप लोग इतने प्रो हो जाओगे कि आप खुद से काम कर सको, ठीक है? तो ठीक ये है। अगर आपका सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप टीम्स पे लॉग ऑफ हो जाओ और कहीं पे कोई मसला आपको आता है, तो आप मुझे उस वक़्त व्हाट्सएप पे कॉल कर लो या मैसेज कर लो और मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक कर दूँगी, ठीक है? पहली 1-2 लैब्स में शायद आपको थोड़ा-सा मसला हो और मैम अपलोड मैटलैब किधर करना होगा? आपको मेल करनी टीम्स पे, होगी? नहीं अच्छा, टीम्स पे, ठीक है? ये जो आज की लैब परफॉर्मेंस है, इसका मैं टाइम बढ़ा दूँगी, इसके बारे में आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यानी कि नेक्स्ट लैब ऑनवर्ड्स आप सब लोगों के पास मैटलैब होगी और आप लोग उस वक़्त लैब के टाइमिंग्स के दौरान काम करके मुझे सबमिट करा दोगे। ठीक हो गया? अच्छा जी। इसके अलावा कोई सवाल? जस्ट टू रिपीट माई सेल्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तब तक लैब परफॉर्मेंस की जो सबमिशन है, वो आपकी ड्यूरिंग लैब आवर्स ही रहेगी। उसकी सबमिशन आपको 1:30 तक ही करनी पड़ेगी। लैब रिपोर्ट की सबमिशन के लिए आपके पास 1 हफ्ता होगा, ठीक है? तो अगर आप लोगों के पास मैटलैब इंस्टॉल्ड नहीं होगी, तो लैब परफॉर्मेंस के मार्क्स आप लोग लूज़ करते जाओगे। प्रॉब्ली लैब रिपोर्ट के भी करो, मैं अगर मैटलैब ही नहीं तो ज़ाहिर सी बात है, ना आप लैब परफॉर्मेंस सबमिट करा सकोगे और ना ही आप लैब रिपोर्ट सबमिट करा सकोगे, ठीक है? इसलिए मैटलैब तो आपके पास होना मस्ट है। आज की लैब के लिए आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, मैं लैब परफॉर्मेंस का टाइम बढ़ा दूँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों के पास मैटलैब और सिमुलिंक मौजूद हो। जी, नंबर 13 आपने हैंड रेज़ किया है। आपका यस नाम? मैम। मैम अहमद। अच्छा, क्योंकि मैं मेरी बिल्कुल आप लोगों के साथ पहली इंट्रोडक्शन है, तो आप लोगों को आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बताओ। जी, अहमद। मैम मेरे और कई दोस्तों के पास मैटलैब इंस्टॉल डाउनलोडेड है, लेकिन ठीक इंस्टॉल है। की हमारे पास नहीं है। तो अगर इंस्टॉल की अगर आपके पास हो या ईएसटी मीडिया के पास हो। मेरे पास अच्छा, आप लोगों ने जो मैटलैब है, उसका सॉफ्ट कॉपी वो कहाँ से आईटी डिपार्टमेंट से लिया है? नो मैम, डाउनलोड किया है। डाउनलोड किया? अब आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट डाउनलोडेड फाइल कि उसकी इंस्टॉलेशन की कहाँ पर अवेलेबल होगी। जनरली ऐसा होता है कि जब हम पायरेटेड वर्जन इंस्टॉल करते हैं, तो फिर वो लोग रीड मी या लाइसेंस या इस तरह से कुछ नोटपैड फाइल वो लोग साथ प्रोवाइड करते हैं और उसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने इस स्टेप के ऊपर कौन सी की एंटर करनी है, फलाने स्टेप के ऊपर आपने क्या काम करना है। तो आपकी डाउनलोडेड फाइल के बारे में तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पास जो मैटलैब इंस्टॉल है वो मैंने आईएसटी के आईटी डिपार्टमेंट से ली थी, ठीक है? तो उनके पास अब उनका जो भी वर्जन है, जो कि वो फिर जिसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करते हैं, उनके पास उसकी की भी अवेलेबल है। तो प्रोबेबली वो की आपकी डाउनलोडेड फाइल के ऊपर नहीं चलेगी, ठीक है? वो एक क्योंकि आपने जहाँ से भी डाउनलोड किया होगा, वो जो पायरेटेड वर्जन होगा उसकी कोई अपनी की होगी। ठीक हो गया? या तो आप अपने जिस सोर्स से आपने डाउनलोड किया है, या तो आप उस सोर्स को ज़रा रिविज़िट करो और या उसी फ़ोरम पे कोई क्वेश्चन पूछो कि लाइसेंस की क्या डालनी है। क्योंकि मैम मैम आज की लैच फिर मोबाइल कैसे करेंगे? जी, मैं आपको उसी का जवाब दे रही हूँ कि आज हम जिन लोगों के पास मैटलैब नहीं है, आप लोग उसको अटेंड ज़रूर करो, इस लैब को एटलीस्ट जब तक डेमोंस्ट्रेशन चल रही है, ताकि आपको पता चले कि इस लैब में करना क्या है, और उसके बाद जब मैटलैब इंस्टॉल हो जाएगी तो होपफुली फिर आप इजीली उसको कर सकोगे, परफॉर्म कर सकोगे। जी 55 आप कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं ये कह रहा था कि मोबाइल पे भी हो सकता है, एप्लीकेशन है वो, अगर डाउनलोड करें तो उस पे भी सेम ही होता है। आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? जी मैम। आप ये आपका सवाल है या आपकी कोई स्टेटमेंट है? मैं ये बता रहा था कि बता मैम रहे मोबाइल पे हो। भी हो सकता अच्छा मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि चूँकि मैटलब थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप इसे अपने मोबाइल पे यूज़ करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो प्रोबेबली हो सकता हो, आपकी बात ठीक हो, लेकिन आई वुड एडवाइस कि उससे ज़्यादा बेहतर है कि टीम्स आप उसके ऊपर खोल लो अपने मोबाइल के ऊपर, ताकि मीटिंग आप वहाँ पे अटेंड कर सको। और मैटलैब जो है वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल होनी चाहिए, क्योंकि मशीन्स जो लैपटॉप है वो बहरहाल मोबाइल के निस्बत एक हैवी मशीन है और वो इस तरह के सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा बेहतर हैंडल कर सकती है। ठीक है? अच्छा जी, कोई और सवाल हो आप लोगों का? मैम जब तक ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अगर आप परफॉर्मेंस टाइम बाय द एंड ऑफ द डे रखते हैं, फिर अगर टेक्निकल मसला आ जाए इंटरनेट का या किसी चीज़ का ड्यूरिंग अच्छा जी, परफॉर्मेंस। आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप दोबारा से इस बात करो, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। जी। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप परफॉर्मेंस टाइम इंक्रीज कर दें बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल इशू आता है इंटरनेट का या लैपटॉप का ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, तो इससे फिर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाना पड़े बाद में। अच्छा, ठीक। जैसे जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज वाली लैब परफॉर्मेंस का तो टाइम मैं वैसे ही इंक्रीज़ कर दूँगी, ठीक है? और उसके बाद अगर उसके बाद विल हैव अ चेक कि अगर इसकी ऑन द फर्स्ट प्लेस ज़रूरत है भी कि नहीं। क्योंकि आप लोगों के पास 2.5 घंटे तो ऑलरेडी हैं ना ये काम करने के लिए, ठीक है? तो अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं विल सी कि कितने टाइम को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट मैंने नोट कर ली है, ये रिक्वेस्ट पहले भी आई है। जी, थैंक यू। अच्छा जी, और कोई सवाल? अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों का सवाल नहीं है कोई। तो फिर हम शुरू करते हैं आज की डेमोन्स्ट्रेशन। मुझे उसके लिए पीपीटी फाइल आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अच्छा जी, आप लोग अभी स्क्रीन पे नज़र आ रही है एक पीपीटी फाइल? यस मैम आ रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने मैटलैब का ही एक टूल यूज़ करना है जिसका नाम है सिमुलिंक, ठीक है? तो अभी ये 4-5 स्लाइड्स जो हैं ये आपको थोड़ी सी इंट्रो देंगी कि सिमुलिंक बेसिकली क्या चीज़ है। अच्छा, क्या सब लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? यस है। यस मैम मैम। नज़र आ रही है। थैंक यू। और ओके, और होपफुली मेरी आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाने लगी हूँ तो पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी कि सिमुलिंक चीज़ क्या है। अगर आप लोग ये टर्म पढ़ो, इस कैन समवन रीड इट फॉर मी, जहाँ पे मेरा माउस इस वक्त मूव कर रहा है। सिमुलिंक इज अ विजुअल प्रोग्रामिंग नहीं, सिर्फ इंटरफेस। ये। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं बस विजुअल ये चाह रही हूँ कि प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें करना चाहूँगी कि विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एग्जैक्टली मतलब क्या है, और फिर हम इट्स नॉट कि इसका कोई क्विज आपका होना है, लेकिन इट्स अ बेटर थिंग कि आपको कोई पता हो। अच्छा, अब ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, तीनों टर्म्स का बेसिकली मतलब ये है कि हम ग्राफिकल प्रोग्रामिंग करेंगे, विजुअल प्रोग्रामिंग जो कि हमें नज़र आ रही हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सम टेक्स्ट। आप लोगों ने मैटलैब बेस्ड कोई लैब पहले की होगी, राइट? शायद एसएनएस में की हो, जी मैम की है। ठीक है?
उससे पहले आपने C++ या कोई इस तरह की भी कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी, वो सारी टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग थी। अभी हम ये करेंगे विजुअल प्रोग्रामिंग, जो कि प्रोबेबली आपने इससे पहले मॉडल सिम या मल्टी सिम में से कोई एक सॉफ्टवेयर शायद यूज़ किया हो, और उसे भी आप कुछ रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स जोड़ के कुछ ना कुछ उसकी सिमुलेशंस रन करते होगे। इज दैट सो? ऐसा कुछ किया आप लोगों ने पहले? यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लोग विजुअल प्रोग्रामिंग पहले कर चुके हो, ठीक है? ये आज से या इस लैब में हम इंशाल्लाह एक और विजुअल प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इंटरफेस का क्या मतलब है कि जैसे मसलन अगर आप इसी स्लाइड के नीचे देखो तो कुछ ब्लॉक्स इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है? एक बड़ा सा ब्लॉक है जिसका नाम है फोर्स इक्वेशन, उससे 2 इनपुट्स जा रही हैं, फिर उसमें से एक आउटपुट निकल रही है जिसका नाम फोर्स रखा गया है। फिर आगे वो एक और ब्लॉक में एंटर हो रहा है जहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है। तो बेसिकली हमें ये ब्लॉक्स जिस तरह से नज़र आ रहे हैं ना, इसको इंटरफेस कहते हैं, ठीक है? अब इस ब्लॉक मतलब एक डिवाइड के ब्लॉक में जब 2 सिग्नल्स एंटर होते हैं, फोर्स का सिग्नल और मास का सिग्नल, हमें सिर्फ इससे कंसर्न है कि ये ब्लॉक हमारे लिए क्या करेगा। ये ब्लॉक बेसिकली इन दोनों को फोर्स को मास से डिवाइड करके हमें एक्सेलरेशन दे देगा। इसके पीछे क्या साइंस चल रही है, इसकी रैम या इसका माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है, वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है? तो इंटरफेस का ये मतलब है कि हम सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं कि ये काम क्या कर रहा है, ये काम किस तरह कर रहा है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? जिस तरह से हम गाड़ी चलाते हैं तो हम ब्रेक्स को या एक्सीलरेटर को या उसके रेडियो को टर्न ऑन करने के लिए वी नो व्हाट टू डू, ठीक है? हाउ डज द इंजन वर्क टू कैरी आउट ऑल दैट स्टफ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो हम उनके सिर्फ इंटरफेसेस इस्तेमाल करते हैं। तो ये इट्स अ विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो कि हमें अलाउ करता है कि हम ब्लॉक्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कनेक्ट करें और उनसे वो काम ले लें जो हमको काम करना चाह रहे हैं, ठीक है? सॉल्व इक्वेशन हम इसमें इंशाल्लाह लर्न करेंगे कि हम लोगों ने कोई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x हमारी इनपुट होगी, हम ये चाहेंगे कि हम उस x को स्क्वायर करके एक सिग्नल ऑपरेट करें जो कि y हो, तो हम सिमुलिंक में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी इसमें, अब वो उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं, ब्लॉक्स, सिग्नल्स, एनोटेशन। एनोटेशन हम प्रॉब्ली यूज़ ना करें, जब हम लोगों ने कोई बहुत बड़े लेवल के मॉडल्स डेवलप करने होते हैं तो हम तब एनोटेशन यूज़ करते हैं, और एनोटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम लोगों ने सिग्नल्स के ऊपर नाम लिख देते हैं। मसलन अगर आप इसी को देखो तो जहाँ पे मतलब लाइंस, कनेक्टेड लाइंस हैं, किसी जगह पोजीशन नज़र आ रहा होगा आपको, पोजीशन के इमीडिएटली ऊपर वेलोसिटी नज़र आ रहा होगा, तो ये एनोटेशन है जहाँ पे हम अपनी आसानी के मुताबिक सिग्नल्स के नाम रख देते हैं। बाकी जो 2 चीज़ें हमारे समझने की हैं और जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, उनमें से एक चीज़ है ब्लॉक्स और एक चीज़ है सिग्नल्स। ब्लॉक्स को हम यूज़ करेंगे, इसकी मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ होती हैं। लाइब्रेरी क्या होती है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और जब हम ब्लॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं एक लाइन से, तो हम ये अज्यूम करते हैं या हम ये कंसिडर करते हैं कि उन ब्लॉक्स के दरमियान सिग्नल फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया? तो ब्लॉक्स और सिग्नल्स ये 2 चीज़ें हैं जो कि इस इंटरफेस में, इस प्रोग्रामिंग इंटरफेस में हमने थ्रू आउट यूज़ करते रहना है। ब्लॉक्स को हम लोगों ने लाइब्रेरी से कॉपी करके अपने मॉडल में पेस्ट करना है, उन ब्लॉक्स को कनेक्ट करना है, और फिर हम अज्यूम करेंगे कि उनके दरमियान सिग्नल फ्लो कर रहा है। ये जो आपको टूल बार एक नज़र आ रही है, हाँ जी, किसी का कोई सवाल? अच्छा जी, ये जो सिमुलिंक टूल बार एक आपको नज़र आ रही है, अभी मैं वो सिमुलिंक खोल के भी दिखाती हूँ। बल्कि लेट मी शो यू। ये मैंने मैटलैब की विंडो पे क्लिक किया है। क्या मैटलैब अपीयर हो रही है इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे? नो मैम। नो मैम, स्लाइड ठीक है, ओके, बिकॉज इसलिए कि मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर किया है पीपीटी को। लेट मी सी कि अगर मैं मैटलैब आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि नहीं। अच्छा ओके, अब मैं आपके साथ डेस्कटॉप शेयर किया है, तो उसमें मेरे पास ये मैटलैब आया। ठीक है, मैटलैब को जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ओपन करोगे तो उसके बाद सिमुलिंक खोलने के कुछ तरीके होंगे। एक तरीका तो आपके मैनुअल पे भी लिखा हुआ है, और एक तरीका ये है कि ये नज़र आ रहा है आपको सिमुलिंक लिखा हुआ? मैटलैब के टैब्स होंगे, और आप बेसिकली यू नीड टू लुक फॉर दिस आइकन, और ये आइकन आपके मैनुअल के ऊपर भी बना हुआ है। इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो बेसिकली आपका सिमुलिंक खुल जाएगा, और सिमुलिंक खोलने के बाद जो आप पहला काम करोगे वो ये करोगे, या जो आपने काम उसके लिए ये ब्लैंक मॉडल
यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ब्लैंक मॉडल ताकि आपके पास एक स्क्रीन अपीयर हो जाए। अगर किसी के पास मैटलैब इंस्टॉल्ड है तो आप ये काम साथ साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक ब्लैंक मॉडल खुला है जिसके ऊपर मुझे ब्लॉक्स लेके आने हैं। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस चीज़ को टूल बार कहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में इस स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और इस टूल बार के जो बटन्स हैं ना, वो हम लोगों ने कम से कम 3-4 बटन्स तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने होंगे, इसलिए इनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। मसलन ये कलरफुल सा बटन जो कि 2x2 के मैट्रिक्स में बना हुआ है, हम जब इस बटन को क्लिक करते हैं, लेट मी शो यू हियर, ये वाला बटन, तो बेसिकली ये हमें सिमुलिंक की लाइब्रेरीज खोल देता है। यहाँ अब मैं अगर कंटिन्यूस फॉर एग्जांपल क्लिक करूँ तो मेरे पास ये सारे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। अब अगर मैं डिस्क्रीट एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी का नाम है डिस्क्रीट, और ये उसमें सारे के सारे ब्लॉक्स पड़े हैं। तो बेसिकली हम मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में जाएंगे। जैसे अगर मैं सोर्सेज की लाइब्रेरी पे जाऊँ तो यहाँ पर मुझे एक जाना पहचाना ब्लॉक नज़र आएगा साइन वेव के नाम से। तो बेसिकली हम अगर साइन वेव तक हमने पहुँचना है तो हमें सोर्सेज में जाकर इस साइन वेव तक पहुँचना पड़ेगा, या अगर हमें नहीं पता कि कौन सा ब्लॉक किस लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक सर्च टर्म की ऑप्शन है मेरे पास। मैं यहाँ पे अगर साइन, मुझे अगर लेट्स सपोज मुझे पूरा नाम भी नहीं आता, मुझे साइन वेव भी नहीं आता, अगर मैं साइन लेके एंटर करूँ तो मुझे वो बता देगा कि साइन वेव का ब्लॉक मुझे कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, किस किस लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो बेसिकली हम जब ये ब्लैंक मॉडल खोलते हैं उसके बाद अगला काम हमें जो करना होता है वो इस लाइब्रेरी ब्राउज़र के बटन को क्लिक करना होता है, और वो हमें ये लाइब्रेरीज जहाँ पर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं ये खोल के दे देता है। अच्छा जी, तो हम इसी टूल बार के बारे में देख रहे थे कि ये जो पहला बटन है, जो 2x2 के मैट्रिक्स से बना हुआ है, ये हमें देगा वो लोकेशन जहाँ पे सारे ब्लॉक्स पड़े हैं हमारे पास। और जब हम उन ब्लॉक्स को सेट कर लेंगे, सेट से मुराद ये है कि ज्वाइन कर लेंगे, और हम चाहेंगे कि हमें वो जो इनपुट है वो कुछ फ्लो करे उस मॉडल में से और हमें कुछ आउटपुट दे, तो हमने ये प्ले का बटन क्लिक करना होता है, ठीक है। और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए करना होता है वो हम इसमें यहाँ पर लिखते हैं, जो कि अगर मैं आपको सिमुलिंक के मॉडल में दिखाऊं तो ये यहाँ पर ऑलरेडी इस वक्त 10 लिखा हुआ है। तो चूंकि इसमें मैंने कोई ब्लॉक इस वक्त रखा हुआ नहीं है, तो जो मेरा प्ले बटन है वो इस वक्त डिसेबल्ड है। तो जो 3 बटन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में, एक लाइब्रेरी ब्राउज़र और एक रन का बटन, ठीक है। टाइम के साथ भी जनरली अगर हमने टाइम को अभी पहली 2 लैब्स में तो नहीं, लेकिन उसके बाद आप चाहोगे कि लेट्स सपोज आप थोड़ा सा कम टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने मॉडल को रन करो, या 10 सेकेंड से ज़्यादा के लिए रन करो, तो वो प्रोविज़न हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। तो टूल बार में ये 2-3 बटन हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस वक्त हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो हमें बेसिकली हम पहुंच जाते हैं ब्लॉक्स तक, ठीक है। और ब्लॉक्स तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, या तो हम लाइब्रेरी यूज़ करें, लाइब्रेरी जो कि ये वाली ये लिस्ट है सब लाइब्रेरीज की, या फिर हम ये क्विक सर्च की ऑप्शन यूज़ करके ब्लॉग का नाम यहाँ पे लिखें। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी नो हाउ होने ज़रूरी है कि उस ब्लॉग का एग्जैक्टली क्या नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्लॉग्स तक पहुँच सकते हैं। जो लाइब्रेरीज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, थ्रू आउट यूज़ करेंगे, एक तो सोर्सेज की लाइब्रेरी है। फॉर एग्जांपल हम अगर हम मतलब इनपुट हमें चाहिए कोई भी, तो वो हमें सोर्सेज लाइब्रेरी से ही लेनी पड़ेगी। मसलन अगर जिनके पास मैटलैब है वो देख सकते हैं, और अगर मैटलैब नहीं है तो मैं लेट मी शो यू हियर कि सोर्सेज की लाइब्रेरी में एक कांस्टेंट नाम का ब्लॉक है। अब उसका तरीका, मैं इसको यहाँ से अगर मुझे इसको लेकर तो मैं ड्रैग करूँगी। इस वक्त मैंने अपने माउस के 2 बटन्स पकड़े हुए हैं और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊँगी, ठीक है। और अगर कांस्टेंट का मतलब है एक सिंपल डीसी इनपुट, और अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी। लेट्स सपोज मैंने 5 लिखा, उसके बाद मुझे इसको ओके पे क्लिक करना है, और अब ये एक डीसी इनपुट बन जाएगी जिसकी वैल्यू 5 यूनिट्स, ठीक हो गया। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ कांस्टेंट इनपुट। ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सोर्स है।
उसके अलावा सिग्नल बिल्डर, अब इनके बारे में यहाँ पर बहुत सारी, मतलब अगर मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँ तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जब हम इनको यूज़ करेंगे तो तब हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये सिग्नल बिल्डर का ब्लॉक या साइन वेव का ब्लॉक या स्टेप इनपुट ये काम कैसे करते हैं। स्टेप इनपुट आप लोगों को याद है सिग्नल सिस्टम से? आप लोगों ने स्टेप इनपुट पढ़ी होगी अपने सिग्नल सिस्टम्स में कुछ यूनिट सुनी? स्टेप कौन सी मेरे स्टेप? यूनिट स्टेप। स्टेप यूनिट स्टेप का मतलब होता है कि अगर उसका एम्पलीट्यूड 1 हो, अगर मैं सिंपल स्टेप सिग्नल कहूँगी तो इट रिजेंबल्स अ डीसी सिग्नल, ठीक है, लेकिन वो 0 से शुरू होके उसका एक एम्पलीट्यूड पहुँचता है। यूनिट का मतलब होगा उसका एम्पलीट्यूड 1 है, और अगर मैं सिंपल स्टेप सिग्नल बोलूँगी जिसका मतलब ये होगा कि उसका एम्पलीट्यूड नॉन यूनिट है। इट कैन बी लेसर देन 1 और इट कैन बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। फिर इसी तरह से हम दो ब्लॉक्स और हैं, दो इनपुट सोर्सेज और हैं। एक का नाम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पल्स जनरेटर, दूसरा है सिग्नल जनरेटर, ये भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। लेकिन साइन वेव बहरहाल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट ब्लॉक रहेगा हमारे पास, ठीक है। सोर्सेज, अब हमने इनपुट दे दी अपने सिस्टम को, अब हम अगर आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक आउटपुट जो है वो स्कोप होगी, ठीक है, जो यहाँ पे आपके सामने इसका आइकन ये है। और अगर मैं मैटलैब पे जाके आपको इसका आइकन दिखाऊं कि हमने सिंक्स पे जाना है, और ये, और अगर मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा, अगेन ये मेरे बताने से ज़्यादा अगर आप करके देखो कि समझ आएगी। अगर मैं इसको अब, अगर ये एरो हेड जो आपको नज़र आ रहे हैं, इस एरो हेड के ऊपर अपना माउस प्लेस करके मुझे इसको लेफ़्ट क्लिक करना है और ये लाइन ऐसे इन्हें कनेक्ट कर देगी, ठीक है। अब मैं इसको करके डबल क्लिक करूँ स्कोप के ऊपर तो इस स्कोप को खुलना चाहिए। आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे जो रन बटन है वो इनेबल हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब कुछ ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे जोड़े हैं और सपोजिटली ये मेरे पास एक मॉडल प्रिपेयर्ड है। मैम हाँ जी, मैम कनेक्ट कैसे करना है वो एक बार बता दें। अच्छा लेट मी ट्राई वंस मोर। मैं इसको पहले डिलीट कर रही हूँ ताकि आपको ये फिर से नज़र आए। ये एरो हेड्स आपको नज़र आ रहे हैं? यस मैम। नहीं, अब मैंने अपने माउस को मूव करते करते एक ये प्लस का साइन अपीयर हो गया। प्लस का साइन अपीयर होने का मतलब है कि इस वक्त ये इसको मूव करा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे रख के माउस आपने लेफ्ट बटन क्लिक करना है, और जब लेफ्ट बटन को क्लिक करते करते आपने इसे खींच के यहाँ पे ले आना, ठीक है। और अगर ये दोनों अलाइंड नहीं होंगे ना, ठहरो मैं इसको स्कोप को थोड़ा ऐसे रख दूँ, अगर ये यहाँ अलाइन नहीं होंगे तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ आपने माउस की पोजीशन को यहाँ पे रख के लेफ्ट बटन क्लिक करना है, और उसके बाद आप खींच के ना तार को यहाँ पे ला सकते हो। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रही थी वो ये है कि अगर मैं स्कोप को अब क्लिक करूँ और मैंने प्ले का बटन प्रेस किया तो आपको ये नज़र आएगा कि बेसिकली ये जो 10 यहाँ पर अपीयर हो रहा है ना इसके एक्सेस में, तो वो 10 यहाँ से आया है, क्योंकि मैंने 10 सेकंड्स के लिए इसको रन किया था। तो जो मुझे स्कोप आउटपुट भी दिखा रहा है वो 10 सेकंड्स में दिखा रहा है, और अगर आप देखोगे तो ये 5 एम्पलीट्यूड का 5 एम्पलीट्यूड का एक कांस्टेंट सिग्नल है। अब लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे कांस्टेंट को 2 कर दूँ और उसके बाद मैं इसको फिर से रन करती हूँ, तो अब मेरे पास जो ऑसिलोस्कोप है वो दिखा रहा है मुझे कि एक सीधी लाइन है, कांस्टेंट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कांस्टेंट लाइन है जो कि 2 पे अपीयर हो रही है। और अब मुझे अगर इसका एक्स एक्सिस चेंज करना है तो मैं इसको 5 कर रही हूँ। अच्छा, इसको 5 कर देने से यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वो चेंज तब आएगा जिस वक्त मैं प्ले का बटन प्रेस करूँगी। अब आप देखो कि ये 5 सेकंड के लिए रन कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2 दिखा रहा है मुझे, जो कि मैंने इसको इनपुट सोर्स पे दिखाया है, ठीक है। ये बात यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग बैक। अच्छा जी, तो ये सिंक्स लाइब्रेरी में से हम लोगों ने एक स्कोप का ब्लॉक उठाकर देखा कि ये जो स्कोप का ब्लॉक है ये हमें किस तरह की आउटपुट दिखाता है। स्कोप आप लोगों ने ऑलरेडी एक आध लैब में यूज़ ज़रूर की होगी, तो
इन प्रिंसिपल आपको पता है कि ये ब्लॉक कैसे काम करता है। ये हमें सिग्नल की टाइम वैल्यूज दिखाता है कि जो टाइम अगर हो जाए तो और क्या चाहिए बट हाँ जो कह रहा है। अच्छा, आप प्लीज अपने माइक जरा म्यूट रखो। ओके, आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में अगेन पढ़ा होगा कि हमें जनरली सिग्नल्स की दो तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। प्लीज मैं बताएगा कि कौन सी दो तरह की इंफॉर्मेशन? सिग्नल को हम वर्सेस टाइम देखना चाहते हैं, उसके अलावा हम सिग्नल की और कौन सी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं? एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड तो मतलब ठीक है ना, वो तो हमें वो तो उसकी बेसिकली उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रही हूँ वो एक तो टाइम है, दूसरा फ्रीक्वेंसी है। हम ये जो इतने सारे टूल्स सीखते हैं, मसलन हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं, या आप लोगों ने ये फोरियर सीरीज पढ़ी, फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ी, आप लोगों के पास सिग्नल पीरियोडिक हो या एपीरियोडिक हो, आप लोगों ने उसको ये सीखा कि उसको आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट कैसे करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कॉन्टेंट्स आपने कैसे पता लगानी है, ठीक है। तो हमारे पास एक और जो सिंक है या डिस्प्लेइंग ब्लॉक जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसका नाम है स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ठीक है। तो स्कोप हमें टाइम की इंफॉर्मेशन देगा और जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर है वो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। वो भी मैं आपको थोड़ी में दिखाती हूँ। और उसके अलावा एक मैथ ऑपरेशंस लाइब्रेरी है, ये भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। उसमें अगर हम लोगों ने दो सिग्नल्स को ऐड करना है, किसी एक सिग्नल को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये ब्लॉक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसको जब अगेन चलो मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ ये दिखाती हूँ कि लेट्स सपोज कि सबसे पहले एडिशन का ब्लॉक का लिए मैं यहाँ पर गई मैथ ऑपरेशंस में, और मैथ ऑपरेशन से मैंने उठाया ऐड का ब्लॉक, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखो डबल क्लिक करूँ तो मुझे बेसिकली इसके आई कैन प्ले विद द लिस्ट ऑफ साइंस। अगर मैं ये प्लस प्लस की जगह प्लस माइनस करती हूँ तो यहाँ पर ये साइंस जो चेंज हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस और फिर प्लस करती हूँ, ठीक है, अब तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अब 3 इसकी इनपुट्स हो गई हैं। और अगर मैंने माउस को यहाँ पे रखा और इसको मैं लेफ्ट बटन माउस का प्रेस करूँगी तो इसका साइन जो है वो सॉरी इसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? लेट मी गिव दिस इनपुट, इन द ऐड ब्लॉक, ठीक है। उसके अलावा अब मुझे मैं एक और कांस्टेंट यहाँ से लेती हूँ, ठीक है, और 1 और उसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर, और उसके अलावा एक और कांस्टेंट यहाँ पे लेती हूँ और उसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर, और मैं इसका साइन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करके 4 कर रही हूँ। अच्छा, और मैं ऐड की आउटपुट लगा रही हूँ स्कोप पे। आप लोगों का क्या ख्याल है कि स्कोप पे आउटपुट क्या आनी चाहिए? फाइव। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत एक बेसिक सा सवाल था, और उसकी वजह ये थी कि मैं सिर्फ जानना ही चाह रही थी कि आप लोग मतलब इन्वॉल्व भी हो या नहीं, या होगा क्या। हम जनरली कभी भी कॉन्स्टेंट्स को इस तरह से ऐड कर नहीं कराएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मुख्तलिफ सिग्नल्स लगाएंगे और उनको ऐड करेंगे। ये सिर्फ जस्ट एक डेमो के तौर पे कि हम किस तरह से मुख्तलिफ सोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, उसके लिए ब्लॉक यूज़ करेंगे। या अगर हम उनके साइन चेंज करें तो हम आउटपुट पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू 2 है, ये प्लस साइन के साथ अपीयर होगा। इसी तरह से ये 1 जो कि माइनस के साथ कनेक्टेड है, ये माइनस साइन के साथ ऐड ब्लॉक में कंसिडर हो। और अगर मैं इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लूँ तब हमें ये जो बीच में वायर्स या सिग्नल्स थोड़े से वो हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे, तो हमें वो मसला भी हल हो जाएगा। तो साइज़ आप इसका जितना मर्जी इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ओके, मेरा ख्याल है ये लास्ट स्लाइड थी, और हम लोगों ने इसमें बेसिकली इस प्रेजेंटेशन में देखा ये है कि सोर्सेस की लाइब्रेरी, सिंक्स की लाइब्रेरी और मैथ ऑपरेशंस की लाइब्रेरी हम थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या हमें एटलीस्ट इसे नो हाउ होना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ, और अब हम वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा, आप लोगों के पास अपने मैनुअल्स खुले में हैं आपके सामने?
यस मैम। ओके। उन मैनुअल्स में अगर आप अच्छा सिमुलिंक बेस्ड मैनुअल सारे के सारे ऐसे होंगे कि उसमें जो पहले दो इसके उसमें ट्यूटोरियल्स के बाद कुछ टास्क आपने करने होंगे। अब आपका जो ट्यूटोरियल नंबर 1 है फॉर एग्जांपल इसमें वो 1.3 से शुरू हो रहा है और उस ट्यूटोरियल का नाम है कि डिस्प्लेइंग अ साइन वेव ऑन ऑसिलोस्कोप, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगी कि आप लोग एक एक करके ना एक 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 उसमें लाइन पढ़ो और वो मैं आपके सामने करते जाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि उसमें क्या हो रहा है। मसलन रोल नंबर 1 इज प्रेजेंट है वो है और नॉट? रोल नंबर 1 प्रेजेंट है? Yes, ma'am, I'm here. जी, ओके। अच्छा, आप प्लीज उसकी पहली लाइन पढ़ सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है? Ma'am, man. जी, आपके पास मैनुअल है? No, ma'am. मैनुअल नहीं, ओके। रोल नंबर 2? अच्छा नहीं, सॉरी, रोल नंबर 1 अगेन। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके, गुड। हम इस Yes, वक्त ये ma'am. ट्यूटोरियल ओके हम ट्यूटोरियल नंबर 1 कर रहे हैं। मैं भी रोल नंबर 1 से बात अच्छा, आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों के नाम जैसे मतलब मुझे नाम आपके नहीं पता, मेरे पास इस वक्त अटेंडेंस शीट नहीं है, तो फॉर टुडे एंड मे बी फॉर नेक्स्ट लैब मुझे आपको ऐसे ही एड्रेस करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई वोंट डू इट लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा, ट्यूटोरियल नंबर 1 हम अभी परफॉर्म करने लगे हैं और ये 1.3 और पेज नंबर 3 पे है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप स्क्रीन के ऊपर अगर आप इतनी इसको पढ़ सको कि इसका पॉइंट नंबर 1 क्या है। Drag a sine wave block from sources library to the blank model designing window. थैंक यू वेरी मच। ये मेरे पास ब्लैंक मॉडल है, ठीक है। मुझे सोर्सेज लाइब्रेरी से एक साइन वेव ब्लॉक ड्रैग करके यहाँ लाना है, ठीक है। ये मैंने पहला स्टेप किया और इसी तरह से हम बाकी स्टेप्स करते जाएंगे। जी, कोई दूसरा रोल नंबर 2 या जो भी नेक्स्ट रोल नंबर है वो प्लीज़ आप अगला पॉइंट पढ़ो। Drag a scope block from the sinks library to the window where the sine wave block is already placed. ऑलरेडी प्लेस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है कि उसको अगली ज्वाइनिंग के बारे में होगा, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर, कैन यू प्लीज रीड पॉइंट नंबर 4? नेक्स्ट रोल नंबर। अच्छा, Click on the run button. ठीक है, ये मैं रन कर रही हूँ और अच्छा मैं इसको पहले चेंज कर दूँ 10 के ऊपर, क्योंकि जिस वक्त आप एक ब्लैंक मॉडल खोलोगे तो यहाँ पे 10 लिखा होगा। ये मैंने इसको प्ले कर दिया और ये मैंने स्कोप के ऊपर चेक किया कि क्या है, ठीक है। मुझे एक साइन वेव मिल गई। मैंने इसको फिलहाल कुछ भी नहीं किया, कुछ करने से मार के मैंने अपनी मर्जी से कोई चीज़ इसमें एंटर नहीं की। मैंने एक ब्लैंक विंडो खोली थी, ये ब्लैंक मॉडल खोला था और मैंने पहले 2 स्टेप्स के मुताबिक इसमें साइन वेव का ब्लॉक और स्कोप का ब्लॉक रख दिया और मैंने प्ले के बटन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद डबल क्लिक ऑन द स्कोप आइकन टू व्यू द वेव फॉर्म, ठीक है। तो ये मैंने वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अच्छा, अब जो अगला स्टेप है ना, आई वांट द नेक्स्ट रोल नंबर टू प्लीज रीड इट और फिर मैं उसकी पहली लाइन आप लोगों ने सिर्फ पढ़नी है और उसके बाद पॉइंट नंबर 6 की, और फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। जी, नेक्स्ट रोल नंबर प्लीज। मैं पॉइंट नंबर 6 चाह रही हूँ कि आप उसको रीड आउट करो। Open the sine wave block ठीक by है, double clicking the ओके। icon. ये मैंने ओपन कर लिया साइन ब्लॉक। जी, आगे। इसके मैं साइज थोड़ी सी छोटे कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके साइमल्टेनियसली सारा कुछ। ठीक है, आई थिंक इट्स वेल गुड इनफ। ओके, साइन वेव ब्लॉक को मैंने डबल क्लिक करके खोल लिया, ठीक है। हाँ जी, जिसने ये पॉइंट पढ़ा था उस वो आगे प्लीज प्रोसीड करेगा। उसमें ये प्रॉब्ली ये लिखा होगा, हाँ जी आप आगे पढ़ो। जिसने ये पॉइंट पढ़ा था कि साइन वेव को डबल क्लिक करके खोलना है।
मैम मेरा नेट स्लो चल रहा था तो सर्चिंग अच्छा फॉर नेटवर्क लिखा हुआ आ गया, वजह से शायद जो है आपको सुनाई नहीं दी मेरी बात। ठीक है, मैं आपका रोल दोबारा नंबर क्या पढ़ है दूं? बेटे? आप कौन सा रोल नंबर हो? 09। 09, ठीक है जी। 09, आपने जो लाइन पढ़ी थी तो दोबारा पढ़ो और फिर उसके बाद अगली लाइन भी पढ़ो। मैं पढ़ लूं? 09 होगा, 09 दानियाल नाम है। दानियाल नाम है। जी जी थैंक यू दानियाल। अच्छा, आप अभी नेट की क्या सिचुएशन है? अभी आपके पास अगर नेट है तो क्या आप लाइन पढ़ के सुना सकते हो हमें? जी। ओपन द जी साइन वेव ब्लॉक बाय डबल क्लिकिंग द आइकन, ठीक हो गया, कीपिंग ये मैंने आपके साइन सामने कर दिया। कीपिंग साइन टाइप टाइम बेस्ड, ओके टाइम वेव एंड टाइम टी यूज सिमुलेशन टाइम। ठीक है। वो भी ऐसे सिमुलेशन टाइम्स को मैं नहीं छेड़ रही। आगे एक्सप्लोर द ऑप्शंस ऑफ एम्पलीट्यूड, बायस, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मसलन एम्पलीट्यूड इसका जो डिफॉल्ट एम्पलीट्यूड है 1 है, मैं इसको कर रही हूँ 4, ठीक है, और इसको मैं कर रही हूँ ओके। अब अगर यहाँ पे मैं इसको करूँगी प्ले तो एम्पलीट्यूड हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जिधर आपको समझ नहीं आएगी ना, आपने मुझे रोकना है, बिकॉज ये चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ी सी वियर्ड शायद लगे या क्योंकि आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको इस वक्त प्रैक्टिस कर पाते तो आपको नज़र आ रहा होता कि बहुत मुश्किल नहीं है। मैं साइन वेव के ब्लॉक को डबल क्लिक करती हूँ तो इस तरह की विंडो मेरे सामने खुल रही है। अब इस एम्पलीट्यूड को बेशक मैं 1 से बड़ा कर दूँ, 1 से छोटा कर दूँ, और उसके बाद मैं जब यहाँ पर प्ले पे क्लिक करूंगी तो मुझे वो एम्पलीट्यूड यहाँ पर चेंज होके नज़र आ जाएगा। उसके अलावा अच्छा, बायस हम करते हैं, इधर 1 डाल के देखते हैं कि इससे क्या होता है। हाँ जी, बायस से क्या हुआ, इसको आप स्कोप को देख के भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। एनीवन? मैम इसमें मैम डीसी डीसी आ ऑफसेट। गया ना, पहले 0 से था। डीसी ऑफसेट आया 1। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ है। मुझे लगता है कि मेरा भी लैपटॉप कोई बहुत फास्ट नहीं है तो मुझे भी थोड़ा टाइम इसको ज़्यादा लग रहा है। अच्छा जी, ये फ्रीक्वेंसी रेडियंस पर सेकंड में है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं 5 हर्ट्ज इसमें डालना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 हर्ट्ज हो, लेकिन मुझे इनपुट चूँकि 2 रेडियंस पर सेकंड में करनी है, तो जब मैं इंटरेस्टेड हूँ या मेरे पास हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है ना, तो मैं उसको कुछ इस तरह से लिखूँगी। समझ आई बात की? ये वो मुश्किल बात तो नहीं थी। मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज की, मुझे बहरहाल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रेडियंस पर सेकंड में एंटर करनी है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बजाय कि मैं कैलकुलेटर में ये देखूँ कि 5 हर्ट्ज को रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करना है, उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। फ्रीक्वेंसी को चेंज हम ऐसे कर सकते हैं, और अब जब मैं इसको प्ले करूँगी तो मेरे पास इस तरह की फ्रीक्वेंसी अपीयर होगी, ठीक है। तो हमें एम्पलीट्यूड, बायस और फ्रीक्वेंसी, इन सारों को चेंज करना आ गया है, ठीक है। फेस को भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर π/2 का फेस डालती हूँ। मैं फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम कर रही हूँ ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा मैं नज़र आए। हम 1 डाल के देखते हैं, और π/2 मैम ये बायस दोबारा रिपीट कर दें। क्या कर दूँ? बायस बायस रिपीट कर दो। बायस डीसी बायस ऐड हो गया। अब इसकी जो मीन वैल्यू है ये 0 की बजाय वो वैल्यू हो चुकी है। लेट मी जस्ट ओपन इट। अच्छा जी, पहले जिस वक्त बायस में 0 एंटर था तो उस वक्त जो साइन वेव है वो 0 के ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही थी, ठीक है। जिस वक्त मैंने बायस को रखा तो मैंने बेसिकली साइन वेव में एक डीसी सिग्नल ऐड कर दिया जिसकी वैल्यू 1 ठीक है मैम। यूनिट है, ठीक है। अच्छा, आपको नजर आया कि ये मतलब ये जो मैंने फेस की एडिशन से यहाँ पर हमारे पास एक सपोजिटली जो साइन वेव है वो शिफ्ट हो गई है बाय π/2, लेकिन आपको इसकी कुछ शक्ल अजीबोगरीब लग रही है। मैम ये क्लिपिंग हो रही है ना नीचे से, क्लिपिंग भी हो रही है, और अगर मेरे आप ख्याल। उसकी मैं उसकी वजह बताती हूँ, और अगर आप उसकी पीक देखो तो इट्स नॉट स्मूथ ट्रांजिशन एनी मोर। ये बड़ी पॉइंटेड सी पीक हो गई है, जैसे हम ट्रायंगुलर सिग्नल में ऐसा होता है। अच्छा, अब इसकी हम पहले वजह अच्छा, इसका ताल्लुक जो है ना वो एम्पलीट्यूड, बायस, फ्रीक्वेंसी या फेज, इन चारों चीज़ों में से किसी के साथ नहीं है।
अब मैं आप जो पांचवी चीज़ है ना सैम्पल टाइम, वो आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। और मैं इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा भी इसलिए की थी ताकि पहले हमें प्रॉब्लम नज़र आए और फिर हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। प्रॉब्लम अब इस वक्त ये है कि जो स्कोप पे साइन वेव अपीयर हो रही है ना, वो बहुत एक अजीबोगरीब सी साइन वेव है। उसकी पीक जो है वो ट्रायंगुलर सी बन गई है और उसकी जो नेगेटिव पीक्स हैं वो क्लिप होके अजीब कुछ स्क्वायर वेव की तरह की है। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने कुछ सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है थोड़ा सा? यस मैम। ओके, अच्छा, सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। आप लोगों ने कभी अगर साइन वेव मैटलैब पे प्लॉट की हो तो अगर मैं लेट सपोज के प्लॉट करना चाह रही हूँ, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को या थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए? कि मैंने मैटलैब के ऊपर एक कमांड टाइप आ रहा है नज़र, ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगर लेट सपोज के मैं एक टाइम डिफाइन करती हूँ 0 से लेकर 2 पाई तक, तो ये एक अगर आप लोगों ने साइन वेव कभी प्लॉट की है मैटलैब में तो ये एक बहुत रफ सी साइन वेव बनेगी, ठीक है? इसको हम प्लॉट करके भी देख लेते हैं, समझा सकूं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। पहले आएगा t और फिर आएगा x और हमारे पास साइन वेव बनेगी इस तरह की, ठीक है? या मेरा अंदाज़ा है कि आप लोगों ने पहले किया होगा। मुझे टी में क्या चेंज करना चाहिए ताकि वेव फॉर्म मेरी थोड़ी सी खूबसूरत सी बने? मैम इसमें आप नंबर ऑफ सैंपल्स को वो इंक्रीज करेंगे एग्जैक्टली तो ये जो से एग्जैक्टली पीक्स बन रही हैं दो, हाँ, वो फिर इस एक स्मूथ सी बनेगी। स्मूथ बनेगी। मैं इसमें एक इंक्रीमेंट डाल देती हूँ क्योंकि ये जो मेरा टी बिल्कुल पहली कमांड इसमें प्रॉम्प्ट में अपीयर हो रहा है ना, इसमें इंक्रीमेंट 1 का है, तो ये 0 के बाद 1 पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट बहुत छोटा सा दे दिया। अब मुझे x को रीडिफाइन करना पड़ेगा और अगर मैं अब प्लॉट दोबारा करूँ तो काफ़ी स्मूथ मुझे साइन वेव मिली है, ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने इंक्रीमेंट को थोड़ा स्मॉल किया ना, तो साइन वेव एक रफ सी साइन वेव की बजाय एक स्मूथ साइन वेव बन गई। अच्छा, यहाँ पर भी जो है ना सिमुलिंक में भी एग्जैक्टली यही चीज़ है। अभी उसने एक सैम्पल टाइम अज्यूम किया हुआ है, वो क्या सैम्पल टाइम है वी डोंट नीड टू नो। हमें बस ये पता है कि उसकी वैल्यू जो है ना, उसने जो भी अज्यूम की हुई है और जिसकी बेसिस पे उसने ये साइन वेव बनाई है, उसने हमारी साइन वेव की शक्ल इतनी अच्छी नहीं रहने दी। हम सैम्पल टाइम थोड़ा सा कम करते हैं, 0.1। अभी हमें नहीं पता कि उसने इंटरनल सैम्पल टाइम से क्या सेटल्ड है, लेकिन लेट मी राइट 0.1 ओवर हियर एंड देन सी कि क्या अच्छा, ये प्ले का बटन एक यहाँ पे स्कोप के ऊपर भी होगा और एक यहाँ पे भी है, तो आप जिस मर्जी को चाहो रन कर लो। मैं इसको ये रन कर लेती हूँ टू लेट यू सी कि इससे भी काम हो सकता है। अच्छा, ये भी कोई बहुत अच्छी नहीं, पहले से बेहतर है थोड़ी, लेकिन बहुत अच्छी ये भी नहीं है। और अगर मैं इसको मज़ीद छोटा करूँ सैम्पल टाइम को, ठीक है, छोटा मैं कैसे करूँगी, मैं लेट्स सपोज के 2 ज़ीरोज़ और डाल देती हूँ। अब सैम्पल टाइम खासा कम हो गया है, ठीक है? और इसको अब हम जब प्ले करें, अब ये खासी स्मूदर है, ठीक है? कैन यू सी द डिफरेंस? एंड डू यू यस नो द मैम। रीज़न? डू यू नो द रीज़न कि अब जब आपके पास साइन वेव थोड़ी वियर्ड शक्ल सूरत की अपीयर हो रही होंगी ना, तो नॉट नेसेसरीली कि आपने कोई गलती कर दी है। उसका मतलब ये होगा कि जो आपने हो सकता है कि उसको इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले करने के लिए कह दी हो सिमुलिंक को कि उसका जो सैम्पल टाइम है इतना वो बड़ा हो उसका सैम्पल टाइम कि वो प्रॉपर सैम्पल्स उठा ही नहीं पा रहा और आपकी जो डिस्प्लेड वेव फॉर्म है उसकी शक्ल सूरत खासी ख़राब है। तो एक बहुत अच्छा जो काम या ट्रिक हम जो फ़ौरन कर सकते हैं वो ये कि सैम्पलिंग टाइम को रिड्यूस करके देखें, स्टिमुलेंट से कहें नहीं भाई तुम थोड़ा ज़्यादा सैम्पल्स उठाओ और फिर हमें उसकी शक्ल दिखाओ कि स्कोप पे उसकी क्या शक्ल अपीयर होती है, ठीक है? तो ये सैम्पल टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इसको हम इसके साथ आपने प्ले अराउंड कैसे करना है। अच्छा जी, रोल नंबर 9 दानियाल ने जो हमें कहा था वो हमने किया। अच्छा जी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ कैन समवन रीड इट फॉर मी। नंबर 7 दानियाल के बाद जो नेक्स्ट रोल नंबर है उसने ये पॉइंट पढ़ना है। Not change the sign type sample based and change the sample time to a non-zero value. You should select Okay. a small integral number such as 1 to 5 to observe the change waveform. ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये मैं इसको भी साथ लिख, ओके। अब हम साइन
वेव को डिस्प्ले करने का एक और तरीका भी है, ज़रा उसको सीखने लगे हैं या देखने लगे कि क्या होता है। सब चीज़ें वैसे ही रखते हुए टाइम बेस की जगह हम लोगों ने कर दिया, अच्छा ये मुझे अलाउ नहीं करने दे रहा, मैं इसको एस प्रेस किया है ताकि ये सैम्पल बेस्ड खुद कर ले। आई गेस ये देयर सम इशू विद माय लैपटॉप। ओके, मैंने साइन टाइप में टाइम बेस्ड की जगह सैम्पल बेस्ड कर लिया। अब देखो काफ़ी चीज़ें तो वही हैं, जैसे एम्पलीट्यूड वही अब ये भी अपीयर हो रहा है, 22 से अपीयर हो रहा है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बजाय सैम्पल्स पर पीरियड है, ठीक है। फिलहाल मैं सैम्पल टाइम को 1 रख रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि पहले हमें कॉन्सेप्ट पता चले कि हमने जब साइन टाइप को सैम्पल बेस कर दिया तो उसे चेंज क्या आएगा। सैम्पल्स पर पीरियड हमारे पास है 10 और सैम्पल टाइम को हमने कर दिया 1, इसको मैंने कर दिया ओके और यहाँ पे हमने कर दिया प्ले और ये हमारे पास आ गए साइन वेव एक स्टेयर केस की तरह की। अच्छा अब मेरा पूछना तो बेसिकली बेकार है कि इसमें हुआ क्या है, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक पहला तजर्बा है ये। अच्छा अब देखो कि अब हुआ ये है कि जो सिमुलिंक ने बेसिकली सैंपल्स उठा के उनको प्लॉट किया है। एक पीरियड में उसने कितने सैंपल्स उठाए हैं? 10, ओके। और 2 सैंपल्स के दरमियान टाइम क्या है? इसको सैंपल टाइम को हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम्स डैश डैश टाइम अपॉन सैंपल्स, ठीक है। टाइम अपॉन सैंपल का मतलब है कि 2 सैंपल्स के दरमियान में कितना टाइम है। तो 1 का मतलब है कि 1 सेकेंड। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक जो हमारी साइन वेव डिस्प्ले हो रही है उसका पीरियड कितना होगा? कैन समवन कैलकुलेट? अगर आपको मेरा सवाल समझ नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो। मैम 10 होगा। 10 होगा। हम लोगों ने एक पीरियड में, एक पूरे टाइम पीरियड में 10 सैंपल्स उठाए हैं। हर दो सैंपल्स के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 सेकेंड है। तो हमारे पास अब हम लोगों ने इन 2 चीज़ों से प्ले अराउंड करना है, सैंपल्स पर पीरियड और सैंपल टाइम, ताकि हम अपनी साइन वेव का जो टाइम पीरियड है वो डिसाइड कर सकें। तो ये हमें बता रहे हैं ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं कि हमारे जो हमारा टोटल पीरियड है साइन वेव का वो 10 सेकेंड्स होगा और उसमें हमें 10 सैंपल्स नज़र आएंगे, ठीक है, जो हमें इस वेवफॉर्म में नज़र आ रहे हैं। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 20, ठीक है, तो उससे क्या होगा? टाइम पीरियड चूंकि 20 सेकेंड्स हो चुका है और ये यहाँ पर हाफ वेव क्यों पेयर हुई है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल क्यों पेयर हुआ है? हम 20 सैंपल्स हैं तो फिर ये 10 का अब 20 पीरियड है तो अभी हाफ दिखा रहा है ये क्या? फिर इसलिए। हाँ जी मेरा ये सवाल था कि हाफ क्यों आ रहा है, पूरा क्यों नहीं आ रहा? हम 20 का पीरियड है क्योंकि नहीं 20 का तो पीरियड 20, हाँ एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ पे जो बताया हुआ है ना इसको सिमुलिंक को कि वो क्या हमें शो करेगा वो 10 है। तो अगर मैं यहाँ पे 20 सेटल कर दूँ और फिर प्ले करूँ तो अब वो आई एम सॉरी, अब मुझे वो यहाँ पर पूरा पीरियड यानी कि 20 दिखाएगा। अच्छा और अब इसमें इस पूरे के पूरे साइकिल में सैंपल्स कितने होंगे? 20, क्योंकि हमने यहाँ पर 20 डिसाइड किया। अच्छा अब इसको हम वापस 10 पे लेके आते हैं और इसको हम प्ले करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 साइकिल्स आ रहे हैं कोर्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 20 सेट किया हुआ है। इसको मैं वापस छोटा कर दूँ, ठीक है। और इसके ऊपर हम ज़रा फिर से आते हैं कि हमें अब ये तो पता चल गया कि जिस वक्त हम सैंपल्स पर पीरियड बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उससे क्या होगा, ठीक है। ये जो स्टेप्स बनते हैं ये कम ज़्यादा उस लिहाज से होते जाएंगे, ठीक है। अब अगर अभी मैं इसको 5 कर दूँ, ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड के उसके स्कोप पे जो वेवफॉर्म डिस्प्ले हो रही है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब सैंपल टाइम को थोड़ा कम या ज़्यादा करके देखते हैं। मसलन अगर मैं इसको 0.5 करती हूँ, आप लोगों का क्या हाल है कि क्या होगा? मैम तो ये टाइम स्मूथ पीरियड हो जाएगी कर्व फिर। अच्छा ठीक है चलो ये तो हमारा एक ख्याल हो गया। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा अब?
5 कम हो जाएगा 5 सेकंड 5 हो जाना चाहिए। ओके, टाइम पीरियड अब 5 सेकंड्स हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन वेव फॉर्म जरूरी नहीं कि स्मूथ हो। हमारा एक जिधर मेरा माउस इस वक्त पॉइंट नहीं, यहाँ पर ओके, जिधर मेरा माउस इस वक्त पॉइंट कर रहा है ना, यहाँ पर जाके हमारा एक साइकिल खत्म होता है। ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है कि सैंपल्स पर पीरियड जिसमें 10 लिखा हुआ है, उसमें उसके मुताबिक एक पीरियड में 10 सैंपल्स आने ही आने हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से बढ़ा के लेट्स सपोज 20 कर दूं, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि 20 लिख देने से वो ज़्यादा सैंपल्स उठाएगा और बहुत स्मूथ हो जाएगा, तो शायद ये मेरी गलतफहमी हो। क्योंकि उसे हुआ क्या है कि बेसिकली जो उसने, और एक तो मेरा टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो सैंपल्स पर पीरियड और सैंपल टाइम को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। तो टाइम पीरियड चेंज हो गया, लेकिन ज़्यादा सैंपल्स उठा के भी वेव फॉर्म बहुत स्मूथ नहीं हुई। तो बेसिकली ये जो साइन टाइप जो हम सैंपल बेस्ड सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये वेव फॉर्म को जनरल स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमें लेट सपोज कि हमारा जस्ट साइकिल जैसे 0 से लेकर 10 सेकंड तक डिफाइंड है, तो अगर हम कंटिन्यूस सिग्नल की बात करें जो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ना टाइम बेस, तो वो बेसिकली 0 से लेकर 10 तक कंटिन्यूसली डिफाइंड होता है। वो हर वैल्यू के ऊपर साइन वेव की वैल्यू अपने पास स्टोर कर रहा होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं सैंपल बेस, तो अब हमें 0 से लेकर 10 तक कितने सैंपल्स एग्जैक्टली मिलेंगे? 20 हमें एग्जैक्टली 20 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो टाइम बेस और सैंपल बेस में डिफरेंस ये है कि स्मूथनेस का या उसका चक्कर नहीं, हम सैंपल बेस वेव फॉर्म इसलिए यूज नहीं करते कि हमें कोई स्मूथ वेव फॉर्म चाहिए, हमें वैल्यूज कम चाहिए, डिस्क्रीट वैल्यूज चाहिए हमें। ठीक हो गया, तो चूंकि ये भी कहीं इस्तेमाल हो सकता है आगे, तो हमें इसलिए पता होना चाहिए कि जब साइन टाइप को हम लोगों ने टाइम बेस करना है, तो उस वक्त उसकी डिस्प्ले वेव फॉर्म कैसी होगी, हम फ्रीक्वेंसी को उस वक्त मैनुअली मतलब हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सिंपली एंटर कर देंगे। जिस वक्त हम साइन टाइप को सैंपल बेस रखते हैं, उस वक्त वेव फॉर्म एक तो किस तरह की मिलेगी, प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे सेटल करेंगे। ठीक हो गया, तो ये दो बातें जो हैं वो साइन वेव को इस्तेमाल करने के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है? ओके, अब अगला स्टेप जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ, दैट इज़ पॉइंट नंबर 9, क्योंकि बाकी तो ज्वाइन करने के बारे में है। तो अब अब हमने कर्सर मेजरमेंट देखनी है जो कि पॉइंट नंबर 8 और 9 में कंबाइंड है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे पहले तो मैं इसको टाइम बेस कर रही हूँ ताकि इसकी शक्ल थोड़ी सी बेहतर बने, और उसके बाद 22 को मैं 0 कर रही हूँ ताकि एक अच्छी सी साइन वेव बने। और लेट मी, अच्छा उसने उसको, अच्छा अप्लाई मैंने नहीं किया चेंजेस को। ओके, चेंजेस को अप्लाई करने के बाद मैंने प्ले किया। अच्छा, मुझे ये वेव फॉर्म इतनी पसंद नहीं आ रही बिकॉज सैम्पल टाइम शायद बहुत ही बड़ा है। सैम्पल टाइम को हम थोड़ा छोटा करते हैं। वेव फॉर्म अच्छी है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा साइकिल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं यहाँ पर इसको 5 कर देती हूँ। ठीक है, और अब मेरे पास एक रीजनेबल नंबर ऑफ साइकिल्स अपीयर हो रहे हैं जिनसे मुझे समझाना आसान होगा। अच्छा जी, अब चूँकि स्कोप के साथ थोड़ा सा सीखना, हमने साइन वेव के ब्लॉक को हम लोगों ने काफ़ी समझ लिया, सीख लिया। अब स्कोप ब्लॉक को देखते हैं। पॉइंट नंबर 8, जो स्टेप नंबर 8 है वो इस चीज़ के बारे में कि आप लोगों ने ये वाला जो आइकन है ये स्कोप के ऊपर लोकेट करना है। और अगर मैं इसके साथ इस एरो बटन को क्लिक करूँ तो मेरे पास 4 और ऑप्शंस हैं। जो सबसे पहली वाली ऑप्शन है वो है कर्सर मेजरमेंट की। ठीक है, ये आप लोगों ने चूँकि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की स्कोप के ऊपर भी किया होगा, तो ये आप लोगों के लिए नई नहीं होगी। सिर्फ हम लोगों ने देखना ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। कर्सर नंबर 1 मेरा इस वक्त टाइम के जिस पोजीशन पे है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली हम इसको यार यहाँ से ना देख सकें, लेकिन यहाँ पे उसने एग्जैक्टली हमें टाइम बता दिया कि क्या आ रहा है। उस वक्त एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है यहाँ पर अपीयर हो रही है। और कर्सर नंबर 2 भी कभी हम टाइम और वैल्यू देख सकते हैं। अच्छा,
अब मैंने इस वक्त अगर मैं 1 पे क्लिक करूं तो ये कर्सर आपको नजर आ रहा होगा कि इसको ना सिर्फ मैं मूव कर सकती हूँ बल्कि इसका ये जो डॉट है ये उस लिहाज से एग्जैक्टली एक्स और वाई की जो वैल्यूज जो यहाँ पे अपीयर हो रही हैं वो उस लिहाज से अपीयर हो रही है कि ये मेरा डॉट इस वक्त कहाँ पे है। क्या ये सब चीज ये चीज क्या आप लोग देख सकते हो? समझ आ रही है देख के? यस ओके यस मैम। ओके थैंक यू। अच्छा ये दोनों कर्सर्स के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है और इन दोनों ये कर्सर जिस एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है और प्लस ये कर्सर जिस एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है वो हमारे पास उसका डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। एक चीज़ मैं दिखाना चाह रही थी मैं, हाँ जी, कर्सर्स अगर मुझे वर्टिकल चाहिए तो वो भी अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं कर्सर मूवमेंट मेजरमेंट्स के ऊपर ही सेटिंग्स में गई हूँ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल अच्छा इस वक्त तो कोई भी नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टल प्रेस करूँगी तो ये आ जाएंगे और अगर वर्टिकल प्रेस करूँगी तो ये इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। और अगर दोनों प्रेस करूँगी तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कर्सर मेजरमेंट्स हैं। कर्सर मेजरमेंट के बाद क्या चीज़ है? सिग्नल स्टैटिस्टिक्स। ये जनरली इसमें हमने कुछ करना नहीं होता, ये हमें सिग्नल की इन जनरल अगर कोई वैल्यूज बता देते हैं कि इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें कितना मिल रहा है किस टाइम पे, ठीक है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है और इसमें पीक टू पीक वैल्यू क्या है, उसका मीन मीडियन या आरएमएस वैल्यूज क्या है। अच्छा जी, और इसको मैं चाहूँ तो सिर्फ सिग्नल स्टैटिस्टिक्स भी एक टाइम पे देख सकती हूँ। अच्छा बाय लेवल मेजरमेंट जो है ना, मैं आपको खोल के दिखा तो देती हूँ लेकिन बाय लेवल मेजरमेंट हमारे इस लैब में इतने काम की नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने जनरली ऐसे सिग्नल्स के साथ डील करना होगा जिसमें एक बाय लेवल का मतलब ये है ना कि 2 लेवल्स होंगे, ठीक है, 0 और 1। उसमें अगर हम सिर्फ ऐसे सिग्नल के साथ डील कर रहे हैं जो कि इसमें 0 और 1 के दरमियान फ्लक्चुएट होना है तो वहाँ पे हमारे लिए बाय लेवल मेजरमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलता है एग्जैक्टली कि उसकी वो 1 पे कितनी बार जा रहा है, मसलन पॉजिटिव एजेस कितने हैं, वो 0 पे जब गया तो नेगेटिव एजेस कितने होंगे, स्ल्यू रेट यानी कि 0 से 1 वो कितनी तेज़ी से जाता है, ठीक है, उसका स्लोप कितना है या राइज टाइम। तो ये सब चीज़ें उस वक्त इंपॉर्टेंट होती हैं जबकि हमारे पास एम्पलीट्यूड्स के सिर्फ 2 लेवल्स हों। तो बाय लेवल मेजरमेंट तो प्रॉब्ली हम इस पूरे के पूरे कोर्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो फाइनल हमारे पास इसमें चीज़ है वो है पीक फाइंडर, ठीक है। इसकी भी सेटिंग्स में अगर आप जाओ तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये पीक का थ्रेशोल्ड है, मतलब जो पीक इसमें डिटेक्ट नहीं करनी वो माइनस इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी से ऊपर जो उसको पीक मिलेगी वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। मैंने इस वक्त 3 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो मुझे वो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो उसने जो पहली जो पीक है उसने मुझे उसको डिटेक्ट करके दे दिया। अच्छा अब ये लेबल फॉर्मेट अगर आप देखो तो बेसिकली ये चीज़ है। अगर मैं पीक के ऊपर देखना चाह रही हूँ कि उसके ऊपर एक्स की क्या वैल्यू है तो सिर्फ एक्स की वैल्यू जो है वो अपीयर होगी, दैट इज़ 4। अगर मैं उस पीक के सिर्फ देखना चाह रही हूँ वाई यानी कि एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू तो मुझे वो यहाँ पर मिल जाएगी, और अगर मैं दोनों वैल्यूज देखना चाह रही हूँ तो मुझे एक्स प्लस वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये वो वाली पीक है जो कि टाइम इज इक्वल टू 4, जो सबसे पहली पीक है वो मुझे यहाँ से मिल रही है। तो मैं इसमें देखना चाह रही हूँ कि ये इसको, हाँ अगर देखो ना टाइम के साथ एक बटन है, जब इसको मैंने क्लिक किया तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया, जब उसको मैंने दोबारा से क्लिक किया तो ये इसे क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। आई प्रेफर इट इन दिस वे बिकॉज मैं चाहूँगी कि सबसे पहली पीक जो आ रही है टाइम में सबसे पहले मैं उसको देखूँ, ठीक है। तो इसे क्लिक करने से पहली पीक आ गई। अगर मुझे दूसरी पीक भी देखनी है मैंने इसे टिक किया और एक और लेबल ये मेरे पास अपीयर हो गया, ठीक है। ये समटाइम्स अगर आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जी आपके सिग्नल की पीक्स कहाँ पर हैं तो पीक फाइंडर आपको वहाँ पर हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है। वरना सबसे ज़्यादा इन चारों में चीज़ों में बाय लेवल मेजरमेंट तो आपका इस कोर्स में इस्तेमाल ही नहीं होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ होगी वो मेरे लिहाज से कर्सर मेजरमेंट्स है। तो कर्सर मेजरमेंट आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको यहाँ पे सब चीज़ों को बंद कर रही हूँ। कोई सवाल अगर आप लोग का इसके बारे में हो तो आप प्लीज़ पूछो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं।
हाँ जी, कोई सवाल अगर आप लोगों का हो? नो मैम नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्टेप और है, वो आप लोग को मैंने करके दिखा दी है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसमें लिखा हुआ क्या है। मैंने जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं इस मॉडल को रन करना चाहती हूँ, वो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक और तरीका ये है कि जो मॉडल डिज़ाइनिंग विंडो जहाँ जहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब होगा कि ये वाली विंडो, ठीक है। उसमें अगर हम मॉडल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स में जाएं, जो कि प्रॉबेबली ये है, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या लिखा हुआ है कि मॉडल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स में जाके हमें क्या करना है, प्रॉब्ली यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप टाइम हम, ठीक है, हम स्टार्ट टाइम और स्टॉप, अगर हम डिले टाइम पे चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा डिले के बाद स्टार्ट हो, और स्टॉप टाइम ये वही स्टॉप टाइम है जो कि इधर भी अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन कंट्रोल द स्टार्ट एंड स्टॉप टाइमिंग्स इन दिस वे। लेकिन अगर आपसे स्टॉप टाइम में इंटरेस्टेड हो तो वो आपके पास उसको चेंज करने के दो तरीके हैं। अच्छा जी, अब ये मैं आपको चीज़ थोड़ी सी बता दूं कि ये टास्क 1 लिखा हुआ है, यहाँ तक ट्यूटोरियल करके आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर आप लोग या इन द नेक्स्ट फ्यू लैब्स होगा इस तरह से कि टास्क 1 इज सपोज टू बी डन बाय यू, ठीक है, इंडिविजुअली, और वो टास्क जो है वो उस ट्यूटोरियल से कुछ मिलता जुलता होगा। लेकिन चूंकि आज मैटलैब की प्रोविज़न ना होने की वजह से आप लोग नहीं कर सकते, तो इसलिए इस लैब परफॉर्मेंस का मैं टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगी। लेकिन हम यहाँ पर पहुँच के अगर ये नॉर्मली लैब हो रही होती इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप सब लोगों के पास मैटलैब और सिमुलिंक है, तो यहाँ पे मैं पहुँच के ब्रेक लगाती और आप लोग टास्क 1 खुद से करते, ठीक है। लेकिन हम टास्क 1 को स्किप करके हम ट्यूटोरियल 2 पे जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाना चाहूँगी आपको दिखाने के लिए कि ट्यूटोरियल 2 के एंड पे टास्क 2 है, जो कि इसी तरह से आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम ट्यूटोरियल 2 कर लेते हैं। ट्यूटोरियल 3 ओके, मेरा है टोटल 3 ट्यूटोरियल्स हैं इसमें। अच्छा जी, और आप लोग अगर सिमुलिंक की फ़ाइल को सेव करना चाहो तो वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। फ़ाइल पे जाके आप सेव एज़ करो, इसकी एक्सटेंशन SLX के नाम से होगी, और यहाँ पर आप उसको जो तो मैटलैब की फ़ाइल्स सेव करने के तरीके हैं ना कि आप लोगों ने किसी नंबर से शुरू नहीं करना, आपने बीच में स्पेस नहीं देनी, वो सारे के सारे रूल्स सिमुलिंक की फ़ाइल को सेव करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो सिग्नल को के साथ प्ले अराउंड किया, वो हम लोगों ने उसको साइन वेव को समझ लिया कि उसके कौन से पैरामीटर्स चेंज करने हैं, स्कोप को समझ लिया, और अभी हम स्कोप की जगह स्पेक्ट्रम एनालाइज़र इस्तेमाल करके उसकी अपने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है जो कि मैं चाहूँगी कि एक स्टूडेंट रीड आउट करे, मे बी नेक्स्ट रोल नंबर, और बाकी सब इसको अपने दिल में ज़रूर पढ़ें। जी, 1.4 का पॉइंट नंबर 2, दानियाल वाज रोल नंबर 09, और उसके बाद प्रोबेबली जो भी नेक्स्ट रोल नंबर है उसने शायद रीड आउट कर लिया था, तो दानियाल के बाद का रोल नंबर या उसके बाद का रोल नंबर, प्लीज़ इस पॉइंट नंबर 2 को रीड आउट करें। Drag a spectrum analyzer from DSP system toolbox, syncs link to the window where the sine wave block is already placed. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो है ना, यहाँ पर बेसिकली 2 टूल बॉक्सेस में पड़ा हुआ है। मैं अभी स्पेक्ट्रम लिख के आपको दिखाना चाहूँगी। एक तो ये DSP सिस्टम टूल बॉक्स है जिसका जिक्र इस जगह पे है, और हमें चुप करके ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर उठा लेना चाहिए। लेकिन एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर यहाँ पर एक और ऑडियो में भी आता है। मैं थोड़ा सा इसको चलो थोड़ा रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर अपीयर हो रहा है जो कि सपोजिडली नहीं, ये भी सिर्फ DSP में अंदर है। ओके,
जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पिक ना करो, वो इत्तेफाक से अपीयर नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के मैटलैब वर्जन्स में ये प्रॉब्लम हो कि एक ऑडियो सिस्टम टूल बॉक्स है। चलो मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। ये ऑडियो सिस्टम टूल बॉक्स है जिसके सिंक्स में ओके नहीं नज़र आ रहा, मेजरमेंट्स में हम देखते हैं, मेजरमेंट्स में भी नहीं है। ओके ये अच्छा, ये मेरे ख्याल है मेरे लैपटॉप में नहीं है, मैं अपने कंप्यूटर पे जो देता है ना, जो हमारे यहाँ पर आईटी ने हर कंप्यूटर के ऊपर जो मैटलैब इंस्टॉल किया हुआ है, उसके ऑडियो सिस्टम टूल बॉक्स में भी एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर है। अब वो जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर है ना, आप लोगों को अपने पास लिख के रख लो कि वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह क्या है वो आपको दूसरी तीसरी लैब में या तो खुद बता दूंगी या फिर आप खुद देख लोगे। वो बेसिकली हमें वो सिर्फ जीरो से शुरू होके मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की तरफ जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि स्पीच प्रोसेसिंग फॉर द टाइम बिंग नहीं कर रहे, हम उस स्पेक्ट्रम को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक देखना चाहते हैं। इसी स्पेक्ट्रम एनालाइजर आपने जब भी इस्तेमाल करना है तो या तो आप उसको इंश्योर करो कि वो DSP टूल बॉक्स से ही उठाया जाए, जैसे ये वाला है, या फिर आप DSP टूल बॉक्स में खुद जाके उस ब्लॉक को उठाओ। अच्छा जी, अब हम ये करने लगे हैं कि स्कोप को मैं करने लगी हूँ रिमूव, और यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ स्पेक्ट्रम एनालाइज़र, और इसको जॉइन करना आपको आता है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया इस तरह से, इसको जॉइन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने इसमें कुछ सेटिंग्स लिखी हुई है कि हम लोगों ने इसको सैंपल बेस करना है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने इसको टाइम बेस क्यों नहीं करना, ठीक है। कैन एवरीवन सी दिस इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि साइन वेव ब्लॉक के ऊपर साइन टाइप जो है वो सैंपल बेस सिलेक्ट करें। कैन एवरीवन सी दिस? यस मैम। ओके, तो एक बड़ा नेचुरल सवाल हमारे दिमागों में आना चाहिए कि यार टाइम बेस क्यों नहीं? अगर हम टाइम बेस चूज करेंगे तो उसमें मसला क्या होगा? तो मैं ज़रा आपको पहले मसला दिखाना चाह रही हूँ। ओके, टाइम बेस पे ऑलरेडी सेटल्ड है, और सैम्पल टाइम में फ़िलहाल इसका ज़ीरो कर रही हूँ ताकि मसला जो है वो हमारे सामने, फेज़ भी मैं ज़ीरो कर रही हूँ ताकि साइन वेव बने। अच्छा, अनअप्लाइड, मैंने चेंजेस पे अप्लाई नहीं किया। अच्छा, अच्छा ये मसला है। स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी डिस्प्लेड फॉर कंटिन्यूअस और इन्फिनिट सैम्पल टाइम्स। जो सिमुलिंक है ना, ये जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, अगर उसको बहुत ज़्यादा डेटा दे दिया जाए, जो सिमुलिंक का स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, तो उसके लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें सैम्पल टाइम कोई इस तरह का डाल दो, देखो ये बहुत ही माइन्यूट सैम्पल टाइम है। अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ और आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा अंदाज़ा इसको रन नहीं होना चाहिए, या ये रन नहीं हुआ क्योंकि अच्छा नहीं हो गया। लेकिन ये जितनी देर में पूरा होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएगा, और ये हमें यहाँ पे भी, हाँ अगर आप देखो तो ये बेसिकली इस वक्त 0% पे शो कर रहा है कि इवैल्यूएट है। तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर को अगर हम बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स दे दें ना, तो वो वहाँ पे फंस जाता है। अच्छा, अब मैं इसको स्टॉप करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अगले 15 मिनट स्पेक्ट्रम एनालाइजर को काम करते देखूँ। ओके, तो हम वापस मसले की तरफ आते हैं कि मैं इसमें बताना आपको क्या चाह रही थी कि जो सिमुलिंक का स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, अगर उसे बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स मिले तो वो स्पेक्ट्रम को डिस्प्ले नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें अपनी साइन वेव को में थोड़ी सी सैम्पलिंग इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो सैम्पलिंग इंट्रोड्यूस करने का तो एक तरीका ये है कि हम सैम्पल टाइम को थोड़ा सा रीज़नेबल सा रखें, ठीक है। जैसे मैंने इसको एक वैल्यू रखी है। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि ओके पे क्लिक ना करूँ ताकि ये गायब ना हो। और लेट्स सी कि इस सैम्पल टाइम के ऊपर मेरा जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर है वो कैसे काम करता है। ओके, चूँकि ये 100% शो कर रहा है, इसका मतलब है कि सारे डेटा पॉइंट स्पेक्ट्रम एनालाइजर तक पहुँच गए और इसने मुझे डिस्प्ले करके दे दिया है। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इस वक्त खासी कम है। हमें इंस्ट्रक्शंस क्या मिली है कि हम लोगों ने क्या करना है, सैम्पल्स पर पीरियड। अच्छा, तो ये टाइम बेस से बेसिकली चल सकता है,
लेकिन अगर हम उसका सैम्पलिंग टाइम को ज़रूरत से ज़्यादा कम ना कर दें तो, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर उसको 10 एक्सपेरिमेंट 3 का क्या मतलब है? मैटलैब की 1 टर्मिनोलॉजी किलो में मैम। नहीं 10 किलो। E3 का मतलब है 10 रेज़ टू पावर 3। ये जो मैं इसको हाईलाइट भी करती हूँ, E3 का मतलब है 10 रेज़ टू पावर 3। तो 10 E3 का मतलब हुआ 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3। तो 10 रेज़ टू पावर 3 किलो, तो ये बेसिकली मैंने 10 किलो हर्ट्ज एंटर किया है। ओके, तो 2 पाई लिखा है साथ आके रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो। इसको मैं करती हूँ अप्लाई और इसको मैं करती हूँ यहाँ से प्ले। और अब हमारे पास, अच्छा, ये एक अच्छी वेवफॉर्म नहीं आई। 100% इसने कंप्लीट करके दे दिया है, अच्छी वेवफॉर्म नहीं आई और उसकी वजह ये है कि इसके पास इनफ डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो द रीज़न कि हम टाइम बेस के ऊपर इसको यूज़ नहीं करते, उसकी ये वजह है कि या तो उसको बहुत डेटा मिल जाता है, वो उसको डिस्प्ले नहीं कर पाता, या डेटा उसमें सफिशिएंट नहीं होता। मैं 2 ज़ीरोज़ और इंसर्ट कर रही हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्या वो मुझे एक थोड़ी बेहतर वेवफॉर्म देता है क्या नहीं देता। और ये भी टाइम लगाएगा क्योंकि सैम्पलिंग टाइम, ओके 100% इसने कर दिया है। ओके, मैम ये थोड़ी सी 10 E3 जी, जरा एक्सप्लेन कर दें। 10 E3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3। ये जो E है ना, इसको आप अज्यूम कर सकते हो कि ये 10 रेज़ टू पावर है लिखा हुआ है। ओके मैम। अच्छा, लेकिन आपने मैटलैब की तरह मतलब हम जनरली मैटलैब में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्टेरिक्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्टेरिक्स विल बी टोटली रॉन्ग। तो 10 E3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3। अगर मैं यहाँ 10 की जगह 1 लिख दूँ तो उसका मतलब होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3। ओके, अच्छा, तो सैम्पलिंग टाइम मुझे बहुत ज़्यादा कम करना पड़ा है, लेकिन जो मेरा कहने का मकसद है वो ये है कि जिस वक़्त हम अपनी साइन टाइप को टाइम बेस पे रखते हैं तो हमारा जो स्पेक्ट्रम एनालाइज़र है ना, वो काम करेगा या नहीं करेगा, दैट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। या तो उसको बहुत ज़्यादा सैंपल्स मिल जाते हैं, वो डिस्प्ले नहीं कर पाता, या उसको बहुत कम सैंपल्स मिलते हैं, वो बड़ी वियर्ड सी आउटपुट देता है। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि हम अपनी साइन टाइप को सैंपल बेस पे रख के रन करें। अच्छा, अब हमें जो यहाँ पे आउटपुट हमें बहरहाल इस तरह की मिलेगी, तो उसका मतलब है कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर हमें एक रिलायबल आउटपुट दे रहा है। और आपको प्रोबेबली अपने सिग्नल सिस्टम्स की पढ़ाई से याद होगा कि 10 किलो हर्ट्ज का मतलब ये है कि हमें 2 पीक्स मिलेंगी। आइलर आइडेंटिटी अगर आप सारों को याद है तो हमें साइन वेव के स्पेक्ट्रम में बेसिकली 2 पीक्स मिलने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं सेटिंग्स पहले जरा यहाँ पे कर लूँ जो तो लिखी हुई है सैंपल्स पर पीरियड। जी मैम, अगर 2 पीक्स हैं तो मतलब वेव हमारे पास ठीक शो हो रही है, अगर 2 से कम या ज्यादा है तो मतलब गलत है। नहीं, 2 नहीं, अगर आपको याद हो ना, चलो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। अब ये वेवफॉर्म आपको नजर आ रही है ना कैसी है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ रिमूव करती हूँ और फिर मैं उसको अप्लाई करके पीक्स 2 ही रहेंगी, उसकी शक्ल इतनी, अब ये ओके ओके जी, ये भी है, इतनी बुरी शक्ल ये भी नहीं है, लेकिन पहले से ये बाहर हाल डिफरेंट है। इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा नहीं, मेरे को सैंपल बेस कर दिया है, मैं टाइम बेस रखते हुए ये शक्ल जो है ना, ये ठीक नहीं है, ठीक है। उसके पास इतने सैंपल्स नहीं पहुंचे कि वो एक रिलायबल क्या कहना चाहिए वेव फॉर्म डिस्प्ले करे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ज़ीरोस थोड़े से बढ़ा दूँ जिसकी वजह से उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप स्पेक्ट्रम एनालाइजर तक पहुँच रही है, ठीक है। ये थोड़ी बेहतर शक्ल सूरत है, रिलायबल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये 10 किलो हर्ट्ज के ऊपर और -10 किलो हर्ट्ज के ऊपर 2 पीक्स जो हैं वो अपीयर हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। अगर आप जैसे सिमुलिंग में बिल्कुल वो नया यूज़ कर रहे हो, तो हाउ कैन यू जज स्ट्रेट अवे कि कौन सी डिस्प्ले जो है वो ठीक है और कौन सा गलत है। तो जी मैम। साइन टाइप, जी, तो साइन टाइप को अगर आप टाइम बेस पे रख के उसको देखने की कोशिश करोगे ना, तो वो थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है। वो आपको थोड़ी 3-4 लैब्स के बाद थोड़ी सी समझ आएगी कि वेव फॉर्म जो डिस्प्ले हो रही है वो रिलायबल है कि नहीं। तो अभी हम पहले वो भी, और मतलब यूसेज के ऊपर है, जितना आप यूज़ करोगे उतना जल्दी आपको समझ आ जाएगा।
तो अभी मैं साइन वेव के जो पैरामीटर्स है ना वो उस तरह के सेट कर रही हूँ जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसके मुताबिक यहाँ पर सैम्पल वेस्ट होना चाहिए, मेरे सैम्पल्स पर पीरियड होने चाहिए 10, मेरा एम्पलीट्यूड 2 और मेरी फ्रिक्वेंसी अच्छा फ्रिक्वेंसी तो इसमें नहीं होनी चाहिए अगर ये सैम्पल बेस्ड है तो। ओके अच्छा आई थिंक इसमें गड़बड़ है, इसमें टाइम मैं इसको वापस टाइम बेस पे लेके जा रही हूँ, लेट मी करेक्ट इट और मैं इसको मैनुअल भी अपलोड कर दूँगी। साइन टाइप को टाइम बेस होना चाहिए और एम्पलीट्यूड इसका 2 बिल्कुल ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी ठीक है, सैम्पल टाइम भी मैंने वही एंटर किया जो यहाँ पे लिखा है, लेकिन जस्ट फॉर द कंप्लीशन मैं सैम्पल टाइम को वही लिख रही हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो चीज़ है ना साइन टाइप को सैम्पल बेस करना और सैम्पल, ये फ़िलहाल हम आप इस पे गौर ना करो, ये इट मस्ट बी अ टाइपो। ठीक है, इसको हमने अप्लाई कर दिया। मैम जो फिर हम पहले करे थे वो सही था ना? हाँ सही तो था, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये है कि टाइम बेस में इट्स अ लिटिल ट्रिकी सिचुएशन टू हैंडल स्पेक्ट्रम एनालाइजर। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मैं जीरोस थोड़े कम ज़्यादा करके आप देख रहे थे ना कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर के डिस्प्ले पे फ़र्क पड़ रहा था, तो वो इट वाज नॉट रॉन्ग, इट वाज नॉट इनकरेक्ट, बट इट्स अ लिटिल इट टेक्स टाइम टू डिस्प्ले अ करेक्ट वेव फॉर्म ऑन स्पेक्ट्रम एनालाइजर अगर हम साइन टाइप को टाइम बेस्ड रखें तो। ठीक है, समझ आई आपको बात की? ओके मैम, यस मैम। अच्छा, ये अब मैंने कर दिया प्ले और अब मेरे पास ये जो साइन वेव है जिसके ये वाले पैरामीटर्स हैं, इसका ये स्पेक्ट्रम मेरे पास डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने थोड़ा सा इसको आगे देखना है कि इसमें हम लोगों ने और क्या करना है। अब हम लोगों ने स्पेक्ट्रम एनालाइजर का जो डिस्प्ले है ना, उसमें ट्रेस ऑप्शंस पे जाना है विच इज़ ओवर हेयर। ये जो बटन है ये ट्रेस ऑप्शंस देगा और यहाँ पर हम उसके बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो चेक भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। मसलन ट्रेस ऑप्शन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम जाते हैं। यूनिट्स इसे क्या लिखे हुए हैं? मैम डेसिबल, मीटर, dBm, मीटर नहीं, dBm, मीटर स्टैंड्स फॉर मिली वॉट। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि dBm क्या चीज़ है? मैम ये गेन हमें बताया हुआ, ठीक है, डेसिबल। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट? अच्छा, dB और dBm में क्या डिफरेंस है? किसी को पता है? नो मैम। ओके, अच्छा ये बात आप अपने पास नोट डाउन करो और आप लोगों ने अगर ये चीज़ समझ नहीं आती सुनने से, मतलब मेरे बोलने से और आपके सुनने से समझ नहीं आती तो इसको प्लीज़ आपने ज़रूर ढूंढना है। अच्छा, जो dB का लफ्ज़ यानी कि डेसिबल का लफ्ज़ सुन के या पढ़ के हमारे ज़हन में दो बातें फ़ौरन आ जानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये लॉगरिथमिक स्केल है, ये वैल्यू लीनियर नहीं है, ठीक है, और ये वाली लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक में आपको लॉगरिथमिक समझ आती है कि क्या लॉगरिथमिक का क्या मतलब है? जी मैम। ओके, लॉगरिथमिक का मतलब ये होता है कि अब हम लीनियरली बात करें, अगर 1 की बात करें तो 1 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 100 आएगा, 100 के बाद 1000 आएगा। तो अगर आप देखो कि ये हम लीनियरली मूव नहीं कर रहे, ओके। तो डीबी का मतलब ये हुआ कि पहली बात ये कि हम वैल्यूज अब लॉगरिथमिक स्केल पे देख रहे हैं, और जो दूसरी बात है वो ये है कि ये जो डीबी वैल्यू है ना, ये दो यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसे किसी से कंपेयर किया गया होगा और फिर उसके बाद उसका लॉग लिया गया होगा, यानी कि सम वैल्यू वुड बी डिवाइडेड बाय सम रेफरेंस वैल्यू, उसके बाद उसका लॉग लिया गया होगा और उस लॉग के लेने के बाद उसको 20 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, समझ आई बात की? यानी कि पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नो मैम, समझ नहीं आया, आप काइंडली समझ रिपीट नहीं कीजिए। आया? ओके, लेट्स सपोज कि पी नॉट हमारे पास है 9 dB। अब ये 9 कहाँ से आया है हमारे पास? 9 हमारे पास ये यहाँ से आया है कि वो जो पी नॉट की लीनियर वैल्यू होगी उसको डिवाइड किया गया होगा। बहुत समय पास लिखने की ऑप्शन नहीं है ना, तो आपको जिस तरह से मैं बोल रही हूँ आप उसको अपने पास लिखना ट्राई करो कि पी नॉट की जो लीनियर वैल्यू होगी उसको डिवाइड किया गया होगा किसी रेफरेंस वैल्यू से। हम उस रेफरेंस वैल्यू का नाम फिलहाल पी इनपुट रख लेते हैं, ठीक है, पी इनपुट की लीनियर वैल्यू। तो पी नॉट की लीनियर वैल्यू को डिवाइड किया गया होगा P1 की लीनियर वैल्यू से। इस रेशो
का हम फिर लॉग लेंगे और उस लॉग लेने के बाद फिर हम उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पे हमें पी नॉट की डीबीज में वैल्यू मिलेगी। इज इट अंडरस्टैंडेबल? मैम जी मैम सिर्फ ये पावर के लिए होगा कि वोल्टेज में के लिए भी यही यूनिट्स होती हैं? वोल्टेज के लिए भी यही होना चाहिए, सिर्फ 20 की जगह फिर हम 10 कर देंगे। ओके मैम। अच्छा प्लीज मुझे, क्योंकि डीबीज जनरली जब हम सिर्फ डी और बी लिखते हैं ना तो इट इज फॉर पावर, अगर वो वोल्टेज होगा तो फिर वो इट शुड बी डीबी वी, देन डीबी वी। अगर डीबी लिखा हुआ है तो इट्स मोर और लेस अंडरस्टैंडेबल कि वो पावर के लिए होगा। क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि मैंने डीबी में क्या बताया या डीबी का क्या मतलब है? जल्दी से। मैम हमारे पास कोई एक वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल हम Okay. कोई भी एक टर्म उसको किसी वैल्यू के साथ रिलेट कर डिवाइड कर रहा होगा, उसका फिर 20 ठीक है, यानी उसका लॉग लेके उसको 20 से मल्टीप्लाई करके हमें जो ठीक वैल्यू है, शो कर रहा होगा वो हमारे पास डीबी वही डीबी में आएगी। अच्छा, जब हम डीबी लिखते हैं ना तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो 1 वॉट होती है, ठीक है। यानी कि पी नॉट की लीनियर वैल्यू को हमने 1 वॉट से डिवाइड किया, अब 1 वॉट से तो जाहिर डिवाइड करेंगे तो वो पी नॉट की लीनियर वैल्यू इटसेल्फ रहेगी, उसका लॉग लिया और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास पी नॉट की डीबीज में वैल्यू आ गई। अगर हम इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट बाय 1 वॉट, अगर हम उसको डिवाइड करते 1 मिली वॉट से और फिर हम लॉग लेकर 20 से मल्टीप्लाई करते, तो अब जो उसके यूनिट्स आएंगे ना, अब हम उसको डीबीएम लिखेंगे। समझ आई इस बात की? यस मैम। यस मैम आ गई है। ओके, तो डीबी और डीबीएम में ये डिफरेंस है कि दोनों लॉगरिथमिक वैल्यूज हैं, दोनों में ही हम किसी चीज़ से डिवाइड करके फिर लॉग लेकर 20 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। डीबीज में हम डिवाइड करते हैं 1 वॉट से, अब जिस भी लीनियर वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक वैल्यू में, और डीबीएम में हम अपनी लीनियर वैल्यू को लीनियर पावर वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1 मिली वॉट से, उसके बाद उसका लॉगरिथमिक लॉग लेकर उसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब जो भी वैल्यू आएगी वी विल कॉल इट डीबीएम। तो मैम आपने वोल्टेज के लिए थिंक कहा था कि डीबी वी या डीबी बी यूज करते हैं, तो उसमें भी नहीं, अगर वी हम वी अगर उसको मिली वी फॉर वोल्टेज। ठीक, तो मैम अगर उसको भी हम मिली से करें तो फिर वो भी तो हमारे पास अच्छा, मैंने उसको नहीं, मैंने डीबीएमवी देखा नहीं आज तक, हो सकता है वो, लेकिन मैंने डीबीवी देखा, तो डीबीवी का मतलब होगा कि ये वोल्टेज के यूनिट्स में है और उसको 1 वोल्ट से डिवाइड किया गया। इसी तरह मैंने डीबीए भी देखा है, ठीक है। डीबीए का मतलब है कि ये एम्पियर्स की बात हो रही है और इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है जिससे इसको डिवाइड किया गया है वो 1 एम्पियर होगी। राइट मैम। ठीक हो गया? मैम अच्छा जी मैम 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 ये मैम जो वाई एक्सिस पे अब मैम डीएम शो किया हुआ है, तो ये अच्छा, मैम हाँ लीनियर जी, नजर आ रहा है, ये कैसे? नहीं ये फ्रीक्वेंसी का स्केल लीनियर है ना, ये जो यूनिट्स हैं ये इसके एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है, जहाँ पे मेरा जो माउस को मैं इस वक्त मूव कर रही हूँ जहाँ पे, ओके। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने डीबीएम से जब मैं डीबीडब्ल्यू पे जा रही हूँ, ठीक है, अब मुझे इसको प्ले करना पड़ेगा ताकि वो चेंजेस को जो है इनकॉर्पोरेट करे। अभी नजर आ रहा है ये 0 हो गया। अच्छा, ये आपको पता है ना 0 क्यों हुआ है? क्या किसी के पास बात का जवाब है? किसी के पास बात का मैम जवाब आप है बता कि दें। मैम एनर्जी सिग्नल की वजह से। नहीं, नॉट एनर्जी सिग्नल की वजह से। अच्छा, अब ये बात भी थोड़ी सी गौर से सुनो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जब लीनियर वैल्यू को डीबी स्केल में कन्वर्ट करना होता है, हम उसको 1 वॉट से डिवाइड करते हैं और उसके बाद लॉग लेकर उसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 1 वॉट मैंने क्यों बोला 1, इसलिए बोला क्योंकि हमारा ज़्यादातर जगहों पे 1 वॉट इज़ द रेफरेंस सिग्नल, कि हम कंपेयर ये करना चाह रहे होते हैं कि अगर इसकी वैल्यू डीबीज में है तो 1 वॉट से कंपेयर करके इसकी वैल्यू क्या आई होगी, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारा रेफरेंस सिग्नल हमेशा 1 वॉट ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिस सिग्नल को डीबीज में देख रहे हैं ना, लेट मी शो यू है, हम बेसिकली ये जो हमारी साइन वेव हमने जनरेट की है, इसको हम जब डीबीडब्ल्यू में कन्वर्ट करें तो बेसिकली हमारा रेफरेंस सिग्नल भी यही है इस वक्त, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड विच इज 2, इसको डिवाइड, हाँ जी
हम ये कह सकते हैं कि जो हम लॉग ले रहे हैं आउटपुट और रेफरेंस का, अगर उनका रेशो 1 है तो 0 आएगा। 0 आएगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर आप log 1 का ले रहे हो तो उसका आंसर 0 आएगा। तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो जो log के अंदर 1 लिखा हुआ है वो कैसे आया। अगर अब आपके पास जो जिन दो वैल्यूज को हम कंपेयर कर रहे हैं वो अगर एक जैसी हैं तो इसका मतलब ये है कि log ऑफ 1 हम लेंगे जो कि 0 आएगा। ठीक है, ये बात समझ आई है? यस ओके। यस। अच्छा, और अगर इसकी जगह मैं वॉट्स कर दूं तो अब मेरे पास सिग्नल कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास सिग्नल है जिसका मैंने एम्पलीट्यूड रखा हुआ है 2, इसकी लगभग पावर कितनी आनी चाहिए? साइन वेव की पावर हम कैसे कंप्यूट करते हैं? अंदाजा है किसी को? मैं हमने तो थ्रू फार्मूला ही पढ़ी है उसके बाद। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है पीक का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया? यस मैम। तो पीक का स्क्वायर यानी कि 4 और उसको हमने 2 से डिवाइड किया, हमारे पास 2 आ गया। तो 2 बेसिकली इसकी पावर होगी। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास ये 1 के ऑलमोस्ट करीब इसलिए आ रहा है कि अगर आप इसके ऊपर आप आइडेंटिटी आप लगाओ तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमें इस वैल्यू का क्यों मिल रहा है। ठीक है, ठीक। अच्छा, लेकिन मैं जो इधर आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि एक तो इन तीनों वैल्यूज इन तीनों यूनिट्स में हम जब मूव अराउंड करते हैं तो बेसिकली डिस्प्ले में चेंज कैसे आता है। और एक और चीज़ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कहीं पे कर्सर होने चाहिए। अच्छा, एक 2 साइडेड स्पेक्ट्रम के बारे में लिखा हुआ है कि अगर हम उसको टर्न ऑफ करें 2 साइडेड स्पेक्ट्रम, ओके यहाँ पर है। अगर मैं इसको मैंने अनचेक कर दिया और लेट मी प्ले इट अगेन, तो मेरे पास अब ये 0 से लेकर ऑनवर्ड्स डिस्प्ले होगा। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे 2 साइडेड स्पेक्ट्रम में, तो वो हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको 1 साइड या 2 साइडेड कर सकते हो। विंडो ऑप्शंस में क्या है? नथिंग ऑब्वियस। मैं ये करना चाहती हूँ कर्सर यहाँ पर कहाँ से आता है। ठीक है, कर्सर मेजरमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कौन सी वैल्यू है। अच्छा, ये जो है ना, मैं इस वक्त अपने कीबोर्ड के बटन्स प्रेस कर रही हूँ और ये बहुत फाइन मूवमेंट है क्योंकि माउस के साथ इतना आराम से मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर मैं इस वक्त लेफ्ट बटन प्रेस करूँ, मैं राइट बटन प्रेस करूँगी तो ये इस तरह से मूव करेगा। मैं लेफ्ट बटन प्रेस करूँगी तो मैं इसको थोड़ा फाइनली मूव कर सकती हूँ। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि इसकी एग्जैक्टली पीक कहाँ है। अच्छा, अब देखो ना, मेरे लेफ्ट बटन प्रेस करते रहने से अब ये एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पहुँचने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली यहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है और यहाँ पर मेरे पास पावर क्या है, वो एग्जैक्टली डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो कर्सर मेजरमेंट्स जनरली बड़े यूज़फुल होते हैं और इनकी ज़रूरत आपको थ्रू आउट इस लैब में पड़ती रहेगी। ठीक है, मैंने इस बटन पे क्लिक किया था यहाँ पर, नहीं तो अगर आप उस बटन के ऊपर अपना माउस रखोगे तो आपको वैसे भी बता देगा कि कर्सर मेजरमेंट कहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है ना स्पेक्ट्रम एनालाइजर, इसको चेक करने के और चेंज करने के थोड़े से ये तरीके हैं। अच्छा जी, तो इस तरह की वेवफॉर्म हमारे पास आ गई जो कि हमारे पास डिस्प्लेड भी है। और उसके बाद आप टास्क आप देख सकते हो कि आप रिक्वायर्ड ये था कि आप लोगों ने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साइन वेव डिस्प्ले करनी है और उसके बाद उसको आपने कौन से यूनिट्स में यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। जिस वक्त आप लोग इस मैनुअल को खुद से सॉल्व करोगे ताकि आप लैब परफॉर्मेंस में सबमिट करा सको, तो आप यहाँ पर जो है ना टाइम बेस की जगह सैम्पल बेस करके भी आउटपुट देखना कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर किस तरह से डिस्प्ले करता है ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सको साइन वेव और स्पेक्ट्रम एनालाइजर की कंपैटिबिलिटी के साथ। अच्छा जी, इस टास्क में किसी ने कोई सवाल पूछना हो? टास्क में नहीं, सॉरी, ट्यूटोरियल में कोई सवाल पूछना हो आप लोगों ने?
कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो। मैम जो आपने पीक्स का स्केयर कहा था वो हमने वोल्टेज जो सेट की एम्पलीट्यूड सेट किया वो लेना है हमने। पीक्स का स्क्वायर जो मैंने कहा था नहीं, मैंने एक सेकंड, मैं इधर यहाँ पे जब मैंने आपको ये दिखाया था और मैंने आपसे पूछा था कि ये क्या इसकी वैल्यू क्या आई है, आप उसकी बात कर रहे हो? मैम जो आपने पावर का पूछा था कि जी, मैंने कहा था कि जैसे हमारे पास ये साइन वेव है ना, तो उसकी पावर कैसे आती है, हमें कैसे पता लगता है उसकी पावर क्या है? तो उसकी पावर हम ऐसे निकालते हैं कि जो हमारे पास उसका होता है ना पीक, जिसको जो यहाँ पर 2 सेट हमने की है, तो पीक का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से हम किसी भी साइन वेव की पावर निकाल सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद तो इस साइन वेव की जो अपनी पावर है वो लगभग कुछ 2 वॉट्स के आसपास होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे चूंकि ये 2 है ना, तो अगर आप आइलैंड आइडेंटिटी को इस्तेमाल करो तो ये आपके पास बेसिकली 2 पीक्स आ रही हैं, ठीक है? एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे, और आपको भी पता है कि उस आइलैंड आइडेंटिटी के साथ एक 1/2 का भी फैक्टर होता है। तो पाई का होता है कि नहीं मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, आइडेंटिटी को अगर हम देखें तो हमारे पास ये इसमें 1/2 का फैक्टर होता है, तो उसकी वजह से ये इसकी वैल्यू जो है वो 1 के आसपास है एग्जैक्टली। अगर आप अपने पुराने कोई नोट्स खोलो ना सिग्नल सिस्टम्स के, या अगर अभी आप जब कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लेक्चर्स लोगे तो उसमें कुछ आप लोग बीपी लाठी की बुक अगर फॉलो कर रहे हो तो उसके चैप्टर नंबर 3 में परहैप्स थोड़ी सी रिवीजन है फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म और फोरियर एनालिसिस वगैरह की, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो साइन वेव अगर टाइम डोमेन में हमारे पास हो एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड की, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनती है एग्जैक्टली उसकी हाइट उन इम्पल्सेस की कितनी होती है, ठीक है? तो ये लगभग 1 के पास है, इसलिए बिकॉज इसकी जो पावर है वो 2 वॉट्स है और वो इक्वली डिवाइड हो गई है दोनों इम्पल्सेस में। ये वाली बात मैंने जिक्र किया था इस चीज़ का, ठीक हो गया? यस मैम। ओके, और उसके अलावा कोई सवाल जो कि आप लोगों ने ट्यूटोरियल नंबर 2 से पूछना हो? मैम यहाँ पे साइट पे जो शो हो रहा है कि इसके लीनियर है, तो मैम ये इसके लीनियर है डीबीएम में भी? नहीं, ये जो स्केल है ये आपको मैंने बताया ना कि ये उसके लिए है, फ्रीक्वेंसी के लिए है, जो कि इस वक्त एक्स एक्सिस पे डिस्प्ले हो रही है, वो लीनियर है, ठीक है? ये जो यूनिट्स हैं, ये जो वॉट्स या डीबीएम या डीबीडब्ल्यू, ये इसके लिए हैं, एम्पलीट्यूड के लिए। जब हम डीबीएम की बात करते हैं तो ये लॉगरिथमिक स्केल है, हमें 20 के बाद 40 तो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप लीनियरली मूव करो ना, बल्कि मैं वॉट्स डीबीडब्ल्यू में जाती हूँ, वो शायद थोड़ा, हाँ ओके, ये भी 10 to 0 के बाद, अब अच्छा, अब इसका जो 0 है ना डीबीडब्ल्यू का, इट मीन्स एक्चुअली इट डज नॉट मीन 0। मैंने जैसे बताया ना कि ये लीनियर स्केल में जो भी वैल्यू होगी बेसिकली रेफरेंस वैल्यू चूंकि उसी के बराबर है, तो डीबी स्केल में ये 0 आया है। अब जब हम ये इसके बाद हम 20 पे जा रहे हैं ना, तो बेसिकली 0 से 20 पे तो जा रहा है, लेकिन अगर आप लीनियर स्केल अगर ये होता तो आपको पता चलता कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू इसकी बड़ी है एक्चुअली, जिसको उसने छोटा करके आपको डीबीडब्ल्यू में 20 दिखा दिया। ओके मैम। ठीक है ना? हाँ, अब आप बेसिकली आप इस तरह से करो। हाँ जी, एक सेकंड मैं अपना जवाब पूरा कर लूँ कि अगर आप कुछ इस तरह से आपका प्रोविजन हो, मसलन अगर आपको मैटलैब आती है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप 0 से लेके 1000 तक हर नंबर को अगर आप का लॉग लेकर उसको 10 से मल्टीप्लाई करो ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली हमारे पास 0 से लेकर 1000 तक अगर हम इसको लीनियर स्केल पे फैलाएं तो सारी ये बहुत बड़ा एक्सेस बन जाएगा। ऑन पेपर तो ये ड्रॉ करना वैसे ही पॉसिबल नहीं है कि 0 से लेकर 1000 तक हमारे पास इक्वली स्पेस वैल्यूज़ हो, लेकिन अगर हम इसको लॉगरिथमिक स्केल में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ बनती हैं, 4 भी नहीं बल्कि 3। यस मैम। 1 चलो अगर हम 0 को भी काउंट करें तो 0 के बाद 10, 10 के बाद 100 और 100 के बाद 1000, ठीक है? अब उनको लिखा इक्वली स्पेस्ड में जाता है, यानी कि 0 के बाद 0 और 10 के दरमियान हम जितने भी यूनिट्स लेते हैं, मैं पेपर पे ड्राइंग की बात कर रही हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज हमने 1 सेंटीमीटर का ऑन स्केल एक डिस्टेंस रखा है, तो हम 10 से लेकर 100 के दरमियान को भी 1 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली पता है कि 10 और 100 के दरमियान अगर लीनियर स्केल पे प्लॉटिंग हो रही होती तो बहुत ज़्यादा गैप के बाद
100 अपीयर होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 20 ये वैल्यूज तो हैं, लेकिन अगर ये लीनियरली अगर हम लीनियर स्केल में से कन्वर्ट करके देखते तो ये -20 वुड हैव बीन अ वेरी बिग नेगेटिव नंबर, जो कि बहुत नीचे कहीं जाके अपीयर होता। तो वैल्यूज ये तो प्लॉट करने, हाँ, उसको बेसिकली डीबीएम में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा वैल्यूज को इन अ सिंगल ग्लांस देख सकें। अच्छा, मैं उम्मीद करूँ कि मेरा जवाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक सवाल बीच में और आ रहा था। यस मैम। तो आप वो जिसने भी वो सवाल शुरू किया था, प्लीज पूछो, ताकि फिर उस पर हम अगले ट्यूटोरियल पे जाएंगे। मैम आपने टास्क में बोला था कि टाइम सैंपल से भी करना है और जो है दूसरा सैंपल उससे भी करना है, लेकिन मैम सैंपल टाइम में तो हम लोग फ्रीक्वेंसी आपने बोला था नहीं दे सकते। नहीं कर सकते जी, मैंने इसलिए बोला ये कि टास्क में तो जो लिखा हुआ है आप वही करो, लेकिन उस टास्क को करते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए साइन टाइप को सैंपल बेस रखते हुए थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करना कि उसके साथ आप कैसे प्ले अराउंड कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक नया मैनुअल इंशाल्लाह अपलोड करूंगी, जिसमें जो ना अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो इसमें ये वाली दोनों चीज़ें जो है ना मैं इसको रिमूव कर दूंगी या मैं इसको करेक्ट कर दूंगी, क्योंकि अगर हमने सैंपल बेस किया तो यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी अपीयर नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो दिस इज क्लियरली अ टाइपो, तो मैं मैनुअल में इसको चेंज करके फिर इसको अपलोड करूंगी। लेकिन टास्क में जो मैंने आपसे कहा था वो ये था कि इस वक्त जो टास्क लिखा हुआ है आपने सबमिट वही करना है, लेकिन इसको सबमिट करते हुए थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए साइन टाइप को सैंपल बेस करना और थोड़ा सा सीखने की, समझने की कोशिश करना कि हाउ डज इट वर्क, ठीक है। अच्छा जी, अब ट्यूटोरियल 3 की तरफ हम आए। रहने दें, नहीं ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मेरा मतलब सवाल करने का मकसद ये था कि अगर आपने ट्यूटोरियल 2 से कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, नहीं तो अदरवाइज हम ट्यूटोरियल 3 शुरू करेंगे। बस थकना तो मुझे चाहिए, बातें तो मैं कर रही हूँ, आप लोग थके हुए हो। सुन के मैम सुनना भी बहुत बुरा बड़ा हाल हो गया। सुनना भी बहुत बात होती है। आप कभी 2.5 घंटे बोल के देखो, फिर आपको पता चलेगा। आप लोग के तो बीच में बात सोने की भी मैम ऑप्शन हम है। 5 घंटे से सुन रहे हैं। नहीं, अच्छा 5 घंटे से बीच में आपके पास आधे घंटे का ब्रेक था वैसे। चलो, अगर हम जल्दी उसमें मैम घर वालों की सुन रहे थे। क्या समझा था उसमें? उसमें घर वालों की सुन नाश्ता रहे थे। किया मैम उस टाइम। अच्छा, ओके, चलो चलो हम कर लेते हैं। चला ज़्यादा तो टाइम नहीं लेगा, वैसे भी लैब के आपके 2.5 घंटे होते हैं। वी नीड टू यूटिलाइज दैट टाइम टू इट्स फुलेस्ट। अच्छा, हम पैरामीटर्स इस तरह के सेट नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं कि हम किस तरह से। अच्छा जी, डबल क्लिक द साइन वेव ब्लॉक एंड सेट द पैरामीटर्स सच एज टू डेवलप अ सिग्नल टू साइन 4πt। अच्छा, साइन वेव हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, एम्पलीट्यूड 2 रखा हुआ है हमने, और साइन वेव की फ्रीक्वेंसी हमें 4π चाहिए। तो हम इसको 4 × π सेटल कर लेते हैं। और उसके अलावा इसमें सैम्पल टाइम जो हमें गिवन है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, और सिमुलेशन स्टॉप टाइम 2 होना चाहिए। अच्छा जी, और उसके बाद डबल क्लिक अच्छा, पहले तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर को हम रिमूव करें और इसकी चेंजेस को हम अप्लाई करें। और स्कोप हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है? स्कोप हमने कहाँ से उठाना है, इसको याद है? सिंक्स की लाइब्रेरी में हम लोगों ने स्कोप को उठा के ड्रैग करके हम यहाँ पे लाएंगे। अच्छा, अब इसमें जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि डबल क्लिक द स्कोप लॉक एंड फ्रॉम द फाइल मेन्यू सिलेक्ट द इनपुट पोर्ट्स टू बी 3। अच्छा, अगर हम एक से ज़्यादा सिग्नल डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो इसके फाइल मेन्यू में जाके, ये है हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स और ये हम 3 करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर मैं अगेन थोड़ा सा माउस को ड्रैग करूं तो इसका मैं साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती हूँ। ये मैं अगर सारे को सेलेक्ट करूं तो मेरे लिए इसको थोड़ा सा सेंटर में करना भी पॉसिबल है। अच्छा, तो साइन वेव की हमारे पास एक बन गई सेटिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये है कि कनेक्ट द साइन वेव टू द फर्स्ट पोर्ट ऑफ द स्कोप लॉक।
फर्स्ट पोर्ट जो है इसकी, उसके ऊपर साइन वेव ब्लॉक ऑलरेडी कनेक्टेड है। उसके बाद एक ड्रैग द सिग्नल जनरेटर ब्लॉक फ्रॉम द सोर्सेज लाइब्रेरी। तो सिग्नल जनरेटर हमारे पास किस जगह पे है, ये। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? Can please someone volunteer and read for me कि सिग्नल जनरेटर में मुझे क्या करना है? Drag the signal Drag the- generator from ठीक the है, source library to ठीक है, model मैंने ड्रैग designing कर लिया। space. Double click the block to मैंने select इसको waveform random. वेव फॉर्म को मैंने कर लिया। अच्छा, ये मेरे पास थोड़ा प्रॉब्लम है, आर को मैं प्रेस करूंगी तो ये रैंडम आ जाएगा। ठीक है, रैंडम। उसके बाद Click OK and then connect the blocks ठीक है, output to the second port of the scope block. ठीक है, थैंक यू, मैंने ये भी कर लिया। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? From the math operations library, drag add ठीक है, block to the model designing space. ठीक है, The दोनों input को to the add block is जी बोलो, कंप्लीट करो। the input to the add block is from the sine wave and signal generator blocks. ठीक है, और इसकी ऐड की आउटपुट परहैप्स इसमें जाएगी। ठीक है, हो गया। अच्छा, हम ठीक है, स्कोप को कर लेते हैं। उसके बाद कुछ आगे लिखा हुआ है और उसमें लिखा है run your simulation and check the scope button to absorb the ठीक है, output. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये हम लोगों ने कर लिया इसको प्ले। ओके, अच्छा, इसमें अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, नीचे कहीं होगी। प्लीज समवन एल्स, आप प्रॉपर्ली रोल नंबर 77 हो, ऐसा ही है? Yes, ma'am. जी, आप और आपका नाम? Ma'am, Aima. आयमा। आयमा, थैंक यू फॉर द इनपुट, यू वर वेरी एक्टिव टुडे। अच्छा जी, आयमा के अलावा कोई और अगर बताए कि नेक्स्ट स्टेप क्या है? You should be able to view 3 overlapped signals on scope ठीक display. है, Now on ठीक scope है, panel बल्कि window. सॉरी go to सॉरी, page- यहाँ पे आप स्टॉप लगाओ। बल्कि हमें तो यहाँ पे तीसरा तो नजर ही नहीं आ रहा, हमें बीच में कहीं कहीं पे येलो शेड है, लेकिन हम इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहे। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ लुकिंग एट ओवरलैप सिग्नल्स। ठीक है, जहाँ पे अगर हमें एक से ज्यादा सिग्नल्स देखने हैं तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे। अब अगले स्टेप में प्रॉब्लम इसका हल होगा। जी, पढ़िए आगे। now click view on scope panel window. Go to ये जी, configuration वो आ गया। properties. ठीक, आराम से आराम से आराम से। आपने कहा कि सबसे पहले हम व्यू पे जाएंगे, उसके बाद Configuration properties. कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लेआउट पे जाएंगे। Then select layout to be 3:1 ठीक है, matrix. अब देखो, आप लोग फॉलो कर रहे हो, मैं लेआउट पे जाके इसको 3:1 मैट्रिक्स सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे रुकी भी हूँ। मुझे आप लोगों की तरफ से क्लैरिटी चाहिए कि आप उनको समझ आया कि ये मैंने अभी तक क्या किया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अच्छा, अब जब मैंने कर दिया तो उसके बाद मेरे पास जो स्कोप की तरह शक्ल सूरत थोड़ी सी बेहतर हो गई है। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि सबसे पहली पोर्ट के ऊपर साइन वेव डिस्प्ले हो रहा है, दूसरी पोर्ट के ऊपर रैंडम सिग्नल डिस्प्ले हो रहा है, और तीसरी पोर्ट के ऊपर इन दोनों का सम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीका है सिग्नल्स को वेग करने। अच्छा, हम उस तरह से भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। हम जब दो सिग्नल्स को डायरेक्टली कंपेयर करना चाहेंगे तो हम उस तरह से भी करके देख लेंगे एट टाइम्स, लेकिन वी शुड बी एबल टू नो बोथ मेथड्स कि हमें जो मेथड हमारे लिए फिर सूटेबल होगा तो हम उसको उस वक्त चूज कर लेंगे। अच्छा, आगे क्या इंस्ट्रक्शन है? Ma'am, ये last है, उसके बाद the settings shall change scopes display to 3 separate windows. ठीक है, जो कि हमारे पास हो चुका है। अच्छा जी, मुबारक हो, आपका तो माशाल्लाह से खत्म हो गया ट्यूटोरियल। ओके, अब टास्क 3 है जिसमें आप लोगों को सपोजिटली इंस्ट्रक्ट किया गया होगा कि आप लोग अब किस तरह से कोई और सिग्नल जो है वो डिस्प्ले करो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज जो सीखा उसको हम थोड़ी सी समरी उसकी कर लेते हैं कि ट्यूटोरियल 1 में हम लोगों ने साइन वेव को स्कोप के साथ कनेक्ट करके साइन वेव और स्कोप इन दोनों ब्लॉक्स के पैरामीटर्स को चेंज करना या सेट करना सीखा था। फिर हम लोगों ने ट्यूटोरियल नंबर 2 में साइन वेव को डिस्प्ले करवाया था एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर के ऊपर, और फिर हम स्पेक्ट्रम एनालाइजर हमने देखा था कि थोड़ा सा ट्रिकी है एज कम्पेयर टू स्कोप। उसमें हमें सैम्पल टाइम के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करना पड़ता है।
ताकि हम एक रिलायबल वेव फॉर्म को डिस्प्ले होता देख सकें, ठीक है। और अब मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग उसको साइन टाइप को सैम्पल टाइम में पे सेट करके, आई होप यू नो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देती हूँ कि यहाँ पे साइन टाइप को मैंने थ्रू आउट टाइम बेस्ड रखा था। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको सैम्पल बेस करके भी अपनी वेव फॉर्म डिस्प्ले करवाओ स्पेक्ट्रम एनालाइजर के ऊपर, और फिर देखो कि क्या उसका इफेक्ट होता है। और तीसरा टास्क हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे हम एक से ज़्यादा सिग्नल्स को ऑसिलोस्कोप के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और इन द मीनवाइल हमने कर्सर मेजरमेंट्स भी थोड़ी सी बहुत सीखी, और फिर हमने स्पेक्ट्रम एनालाइजर में स्पेशली जो एम्पलीट्यूड डोमेन है उसको वॉट्स में और डीबी वॉट्स में डीबीएम में करना भी सीखा। अच्छा, अब अगर आपके पास मैटलैब होती तो जाहिर सी बात है कि ये काम आप लोग साथ साथ कर रहे होते, और एट द एंड ऑफ दिस टाइम आप लोग तीनों टास्क भी परहैप्स कर चुके होते और 1:30 तक इनकी सबमिशन हो चुकी होती, विच इज़ नॉट द केस हियर। तो इसलिए मैं अभी यूँ करूँगी कि लैब परफॉर्मेंस का जो टाइम है वो बढ़ा के एक वीक का कर दूँगी। ये वो 3 टास्क जो इसमें लिखे हुए हैं आप लोगों ने इसमें सबमिट कराने होंगे, और उसके अलावा आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं दीज आर सपोज टू बी डन बाय यू एज लैब रिपोर्ट, ठीक है। और ये लैब रिपोर्ट भी आप लोगों ने सबमिट करानी होंगी, तो बाकी नेक्स्ट लैब से पहले बेसिकली 2 सबमिशंस होंगी। अच्छा, शायद आप लोगों को याद हो कि मैंने इस लैब के स्टार्ट में ये बताया था कि जब आपकी इंशाल्लाह क्लासेस ऑनलाइन ख़त्म हो जाएंगी और आप इधर आ जाओगे आईएसटी में, तब आपको लैब परफॉर्मेंस या जो टास्क हैं इनकी सबमिशंस नहीं करानी होंगी, या आप मुझे उस वक्त ही बुला के दिखाओगे कि हमने ये कर लिया, और मैं आपसे कुछ सवाल जवाब पूछूंगी और आपके नाम के आगे टिक लगा दूंगी। उस वक्त सबमिशन फिर आपकी सिर्फ लैब रिपोर्ट की रह जाएगी, जो कि आपको एक्सपेरिमेंट सॉल्व करके काम करना होगा, ठीक है। तो आई गेस के मतलब मैं अपनी तरफ से जो मैंने सोचा हुआ था कि आपको जो कुछ बताना है वो मैंने बता दिया। अब आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलो एक और चीज़, जो मैंने 2 चीज़ें और डिस्कस की हैं इसी लैब में, एक तो वो वेटेजेस हैं, क्राइटेरिया है कि किस तरह से लैब परफॉर्मेंस, लैब रिपोर्ट प्लस प्रोजेक्ट प्लस ओपन एंडेड लैब्स, इन चारों की बेसिस के ऊपर आपका ग्रेड फाइनल बनेगा। इनकी अपनी वेटेजेस क्या है वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी विद इन दिस वीक, एएमएस के ऊपर भी और टीम्स के ऊपर भी। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस की थी वो प्रोजेक्ट के बारे में था कि प्रोजेक्ट के कुछ आइडियाज़ भी मैं इंशाल्लाह विद इन दिस वीक अपलोड कर दूंगी। आप लोगों ने ग्रुप्स बनाने हैं और उस प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली करना है, क्योंकि उसका कुछ वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फाइनल आपका इस लैब का कोई नहीं होगा, तो उस प्रोजेक्ट की आप डेमोन्स्ट्रेशन करोगे वो आप फाइनल के दिन वही मतलब फाइनल के तौर पे आपकी वही उस लैब की प्रोजेक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन होगी, ठीक है। और कोई सवाल अगर आप लोगों ने पूछना हो तो प्लीज़ पूछो। मैम ये लैब मैम मैंने मैटलैब जी पूछो, मैटलैब आगे। लेट मी गो टू टीम्स, और आप लोगों का अगर मैं वीडियोस ऑन करूँ तो फिर थोड़ा सा पता चल जाएगा ना कि कौन इस वक्त बात कर रहा है। जी मैम मैटलैब ऑन करते हैं तो मैम उसमें सामने सिमुलिंक नज़र नहीं आ रहा, तो एप्स में जाके आपके पास मिलेगा। सिमुलिंक का टूल बॉक्स प्रॉब्ली इंस्टॉल ना हो, अगर आपने चेक करना है तो आप सिमुलिंक सिंपली टाइप कर दो कमांड विंडो पे, आपकी सिमुलिंक तभी खुल जानी चाहिए। अगर आपके पास सिमुलिंक का टूल बॉक्स इंस्टॉल्ड है तो सिमुलिंक टाइप कर देने से आपकी सिमुलिंक खुल जानी चाहिए। जी होम में पड़ा हुआ। अच्छा जी, हाफिज दानियाल, अच्छा, आपने कुछ होम में पूछना पड़ा था? जी मैम, मैंने ये पूछना था कि अभी लैब परफॉर्मेंस कब तक आपको जमा करवानी है या रिपोर्ट के साथ ही सबमिट करवानी है? मैं रिपोर्ट के साथ ही उसकी सबमिशन रिपोर्ट वाली कर दूंगी, मतलब ट्यूसडे नेक्स्ट जो कमिंग ट्यूसडे आएगा उसको रात 12 बजे तक उसकी सबमिशन डेट की एक्सटेंशन हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ इस लैब के लिए है, सॉरी प्लीज लेट मी कंप्लीट, ये सिर्फ इस लैब के लिए है। उससे ऑनवर्ड्स जो है ना परफॉर्मेंस इसके लिए तो शायद मैं कोई आधा घंटा 15 मिनट बढ़ा दूं, लेकिन आई वुड एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट लैब से पहले आप सारों के पास मैटलैब मौजूद हो। ठीक है मैम जी। और मैम ये रिपोर्ट इंडिविजुअल सबमिट करवानी होगी? मैं इंडिविजुअल लैब रिपोर्ट एज वेल एज परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आप लोगों को इंडिविजुअली सबमिट करानी है, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों की रिपोर्ट्स कॉपीड ना हो, अदरवाइज मैं किसी से बात किए बगैर 0 लगा दूंगी
और फिर आप लोगों ने मुझे ये नहीं कहना कि फ़लाने ने मेरा यहाँ से देखा तो मैंने फ़लाने के साथ फ़लानी चीज़ डिस्कस की थी, तो ये तो वो, बस फिर वो बहानों की लिस्ट बिल्कुल भी उस वक़्त नहीं मैं सुनूँगी। अच्छा जी, आगे। मैम लैब मैम रिपोर्ट का तरीका और ये लैब परफॉर्मेंस स्क्रीनशॉट्स देनी है? अच्छा, अगर आप उससे इंस्ट्रक्शंस पढ़ो तो उसमें बहुत क्लियरली मैंने लिखा हुआ है कि आपके जो मॉडल्स हैं उनकी तस्वीरें, आपकी जो स्कोप हो गई या आपकी स्पेक्ट्रम एनालाइजर हो गई, इसकी स्क्रीनशॉट्स, उसके अलावा जो पैरामीटर्स की सेटिंग आप करते हो, अगर आप वो दिखाना चाहो तो उसकी तस्वीरें। इट्स अप टू यू कि आप कितना एलेबरेट करना चाह रहे हो, लेकिन सिमुलिंक के मॉडल्स और उनके रिजल्ट्स, ठीक है, ये दो चीज़ें तो कम से कम ज़रूर ही होनी चाहिए, और ये आपकी मैनुअल के इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ होगा। ओके मैम। जी, और कोई सवाल? मैम जो 22 वाला आपने बताया था, 20 वाला सॉरी, जी, उसमें मैम हमारे पास कोई लाइन तो यानी कि शो नहीं हो रही जो हमें बताए कि हमने कितना सेट किया उसमें 1 2 3। मैम अगर हमने ग्राफ से देख के बताना हो तो हम किस तरह यानी कि बताएंगे, क्योंकि हमारे पास तो डिफरेंट वेव्स आ सकती हैं कि उनका पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक और वो तो हम बता दे ठीक सकते हैं है। कि इसमें कितनी सेट है। साइन वेव का स्टार्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो ना, साइन, आप उसका फेज 0 सेट रखो, फेज को 0 करो और देखो कि साइन वेव स्टार्ट किस पॉइंट से हो रही है। अगर वो 0 से स्टार्ट हो रही है इसका मतलब उसका बायस 0 है, और अगर वो किसी नॉन ज़ीरो वैल्यू से स्टार्ट हो रही है उसका मतलब ये है कि उसका कुछ नॉन ज़ीरो बायस है। बायस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैम ये तो साइन वेव के लिए ठीक है, मैं बात करूँ जो वेव्स हमारे पास यानी कि रैंडम वेव्स होती हैं जिसमें हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव पीक्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड में होती हैं, तो उसका यानी कि अगर अच्छा, अब उसका तरीका ये है कि अगर तो हमने उसको खुद सेट किया हुआ है, जैसे साइन वेव में तो हमें इसलिए भी पता था कि बायस है क्योंकि हमने बायस को वैसे ही नॉन ज़ीरो रखा था, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि एक किसी सिग्नल का बायस क्या है, तो फॉर एग्जांपल आप जब उसको बायस दोगे ना साइन वेव को भी, तो उसके साथ स्पेक्ट्रम एनालाइजर लगा के उसको चेक करना, आपको डीसी पे भी एक सिग्नल मिल रहा होगा, तो आपको वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सिग्नल में कोई डीसी कंपोनेंट या कोई बायस मौजूद है। ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। जी। और कोई सवाल? आप लोगों ने नो मैम। इंश्योर करना है टाइम को, ठीक है? इस वक़्त मुझे नज़र ये आ रहा है कि मीटिंग में 28 लोग हैं इंक्लूडिंग मी। आपकी क्लास में प्रोबेबली 30 लोग हैं, जिसका मतलब ये है कि 3 लोगों की तो आज एब्सेंट लग गई। ठीक है? लैब की अटेंडेंस का थोड़ा ख्याल रखना। 3 एब्सेंटीज़ के बाद चौथी पे प्रोबेबली आपकी लैब जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएगी। बोथ ऑनलाइन एज वेल एज जब हम इंटरैक्ट करेंगे लैब्स में यहाँ पर, तो अटेंडेंस का और टाइमली अराइवल का आप लोगों ने खुद ख्याल रखना है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो आप लोगों की होगी, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह इतने बड़े हो कि आप लोगों को अंदाज़ा हो, घड़ियाँ भी देखनी आती हैं और टाइम पे पहुँचना भी आता है। और पूरे सेमेस्टर में आप लोगों ने चूँकि सिर्फ 15 से 16 लैब्स अटेंड करनी है, तो 4 महीनों में 16 दफ़ा आप टाइमली अराइवल अपना इंश्योर कर सकते हो। ठीक है? उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको हर दफ़ा मुझसे आकर रिक्वेस्ट करनी पड़े। इट वोंट सीम गुड। ये आपके लिए भी इसमें आपके लिए भी डिग्रेडेशन है कि आप मतलब मुझसे आके हर दफ़ा रिक्वेस्ट करो कि मैम 5 मिनट लेट हो गया हूँ तो अटेंडेंस लगा दें। वी वोंट वांट टू डू दिस प्रैक्टिस। ठीक है? और आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो अगर? नो मैम। ठीक, चलो फिर हम यहाँ पर मीटिंग ख़त्म करें। यस मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अराइवल। आई होप कि आप लोगों को आज की लैब समझ आई होगी, एंड आई ऑल्सो होप कि जब हम इंशाल्लाह इसको क्लास में या मतलब आईटी लैब में करेंगे तो आप थोड़ी सी जब हमारी इंटरेक्शन बढ़ेगी तो थोड़ा सा मज़ीद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर आज समझ नहीं आया तो परहैप्स नेक्स्ट टाइम तो ये भी होगा कि आप थोड़ी सी आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो अदरवाइज वेरी गुड सॉफ्टवेयर आप लोगों के फाइनली प्रोडक्ट में भी काम आ सकता है। इसको सीखना आप लोगों के लिए बहरहाल फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है? और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस लैब को हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों मोड्स में लेकर चलें। तो इट वाज गुड हैविंग एन इंटरैक्टिव सेशन विद यू पीपल। सिर्फ मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है कि बैंडविड्थ इतनी अच्छी चूँकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती, तो हम लोग वीडियो
मीटिंग नहीं इतनी कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन ये कि जैसे ही ये कोविड के मसले हल होते हैं तो होपफुल इंटरेक्टिव सेशंस में हमारी थोड़ी सी इंटरेक्शन बेहतर हो जाएगी। तो अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग एक तो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। और आप लोगों को फिर ये सबको पता है कि रिकॉर्डिंग कहाँ से आपको मिलेगी? यस मैम। ठीक है, जनरल में जाके आपको मिल